दोस्तों YouTube पर 5-7 मिनट की वीडियो देखना कोई बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन कोई एजुकेशनल 1 से 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे की वीडियो खोल ले कोई स्टूडेंट, तो वो वास्तव में एक सीरियस विद्यार्थी है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो ओपन की है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने एग्ज़ाम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। और ये सीरियसनेस अगर कुछ दिनों तक आप लोग बना कर रखेंगे और अपने आप को डेली इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इस एग्ज़ाम में क्या, किसी भी एग्ज़ाम में जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। कंप्लीट अप्रैल मंथ का करंट अफेयर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बेसिकली प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसमें आप लोग की इकोनॉमी, पॉलिटी या फिर कोई पर्सन इन न्यूज़, स्पोर्ट की न्यूज़, इंडेक्स रिपोर्ट, जो भी इंपॉर्टेंट जो पूरे महीने के अंदर में चीज़ें कवर होती हैं, वो सारी की सारी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आने वाली है। तो यानी कि एक बहुत ही शानदार तरीके की मिक्स वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत कुछ समाहित होगा। आप लोगों को पेशेंस रखते हुए चीज़ों को आगे लेकर चलना है, ताकि एक एक चीज़ जो है वो आप लोग एंजॉय कर सकें। एक एक पॉइंट ढंग से डिस्कस करता हुआ चलूंगा, जहां भी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी होगी बताना, उसको दूर किया जाएगा। ओके, तो एक एक पॉइंट डिवाइडेड रहेगा, जैसे कि अलग अलग सेक्शन हम लोग कवर करते हैं, तो उसी पैटर्न में यहाँ पर अलग अलग सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन जो सबसे पहले मैं रेगुलरली नॉर्मली स्टार्ट करता हूँ, वो होगा हमारा रिपोर्ट एंड इंडेक्स वाला सेक्शन। ठीक है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो पेशेंस बनाए रखना और फीडबैक जरूर देना। और इस लेक्चर की PDF आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग सेम लेक्चर की PDF जो है, एप्लीकेशन है स्टडी लवर वीर, वहाँ पर भी आप लोगों को सारी इकट्ठी मिल जाती हैं। पिछले 2 साल तक की सारी अगर PDF एक जगह इकट्ठी चाहिए, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे लिंक है स्टडी लवर वीर ऐप का, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देना और हर एक जो घंटा है दिन का वो ढंग से यूटिलाइज करना, तो SLV प्लानर है यार, इसको डाउनलोड करना और देखना कि किस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को लेकर चलना है। एक एक घंटा जो है वो आप लोगों को डिसाइड करने के लिए हेल्प करेगा कि किस तरीके से चीज़ें आगे लेकर बढ़ना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पोर्शन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, तो इसको ढंग से देखेंगे और एक एक पॉइंट जो है वो ढंग से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल सुनने से पहले आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग किस राज्य से आते हैं। अपने राज्य का नाम लिखिएगा और फिर आप लोगों को यहाँ पर जानने को मौका मिलेगा कि आपके राज्य में जो 4 पिलर होते हैं, पुलिस, जुडिशरी या जो बेसिकली जेल होती है, प्रिजनर सिस्टम, और इसी के साथ में जो लीगल एड होता है, उसमें आप लोग का राज्य जो है वो कौन सी पोजीशन पर है, ये आप लोगों को जानने को मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। तो याद रखिएगा, ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा प्रस्तुत की जाती है और ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 2019 में। तो यहाँ पर अभी ये प्रस्तुत किया गया है लेटेस्ट वर्जन आप लोगों के सामने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का, जिसमें कर्नाटका ने टॉप किया है। ये काफ़ी बड़ी बात है। टोटल मिलाकर यहाँ पर अगर बात करें, 18 जो लार्ज स्टेट हैं उनमें जब हम लोग बात करते हैं कि डिलीवरी सिस्टम कैसा है जस्टिस का, तो उसमें कर्नाटका आप लोगों को टॉप पर देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगर बात करें, जैसे अगर आप लोग इसको देखना चाहें, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टेट कर्नाटका जो है वो यहाँ पर टॉप स्कोरर है। यहाँ पर 10 में से लगभग आप लोग बोल सकते हैं 6.38 नंबर मिले हैं। बताइए कितने % नंबर पर कर्नाटका टॉप कर गया। पहले नंबर पर कर्नाटका है, आप लोगों को दूसरे नंबर पर तमिलनाडु देखने को मिलेगा। यहाँ किस किस राज्य का जो चार्ट कवर किया गया है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये कौन से हैं, ये मैप 1 में आप लोगों को बड़े राज्य देखने को मिल रहे हैं और मैप 2 जो है उसमें आप लोगों को स्मॉल स्टेट देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोगों का राज्य कौन सा है और उसका स्कोर कितना है, ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इससे आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। यहाँ पर फोकस किया गया है जैसे कि पुलिस, जुडिशरी, प्रिजनर और इसी के साथ में लीगल एड कैसा है, इनके ऊपर, यानी कि 4 पिलर के ऊपर फोकस कर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट तैयार की जाती है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर याद रखने। जब पर्टिकुलर हम लोग पुलिस के बारे में बात करते हैं, तो उसके अंदर भी किस तरीके से ट्रीटमेंट मिला है यहाँ पर, जैसे SC, ST, OBC या फिर जो हमारा रूरल अर्बन डिवाइड, उसके बारे में बात की जा रही है, वुमेन के बारे में बात की जा रही है,
या फिर जुडिशरी में हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम है उनको देखा जाता है। लीगल एड के बारे में बात करते हैं तो कितने नंबर ऑफ केसेस जो चल रहे हैं, किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर और भी, जैसे कि अगर बात करें जो लोक अदालत है उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, जेल में कितने कैदी हैं कहाँ कहाँ पर, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, कहाँ पर कितने पेंडिंग केस पड़े हुए हैं। तो सारा डेटा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो बेसिक रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, अगर कल को आंसर राइटिंग लिखने के लिए भी आए तो भी आप लोग इस रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। वैसे अगर पूछा जाए तो यहाँ पर ये एक ऐसी न्यूज़ रहती है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, पर लेकिन एक पर्टिकुलर अगर यहाँ पर डेटा प्रस्तुत किया गया है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों से ये तो नहीं पूछेंगे कि फोरकास्ट कितना था, कितना कर दिया गया, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। पर ये जरूर पूछेंगे कि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटी एंड टुवर्ड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो इंडिया जो है तो उसकी ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो 2023-24 के लिए बोला गया है 6.3 यहाँ पर रहने वाली है, जो कि फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग आप लोगों को हमारा देश यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पहले 6 पॉइंट अगर बात करें 24-25 के लिए यहाँ पर ये 6.4 आप लोगों को देखने को मिलेगा। श्रीलंका जो है वो नेगेटिव में बोला गया है और पाकिस्तान जो है 0.4 पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर इनके बारे में आप लोग बात करें। तो ये कम से कम रिपोर्ट और किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है ये डेटा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आप लोगों से किसी पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर एक अवार्ड है जो किसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बात की जा रही है इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट एसोसिएशन के द्वारा 13वां संस्करण यहाँ पर अभी ये होस्ट किया गया 2023 का जो ओलिव क्राउन अवार्ड है उसका एडिशन यहाँ पर देखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, ये कहाँ पर देखने को मिला, तो ये मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में देखने को मिला। तो हमारे देश के अंदर में अगर कोई इंटरनेशनल कोई इस तरह का एक इवेंट होता है तो वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। टोटल मिलाकर इसमें 17 कैटेगरी थी जिनमें यहाँ पर जो अवार्ड है जो प्रस्तुत किए गए। पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यहाँ पर, जैसे कि पीएन मोहन साहब जो हैं उनके द्वारा ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर अवार्ड यहाँ पर जीता गया इंडिविजुअल की कैटेगरी में। और यहाँ पर किर्लोस्कर लिमिटेड जो है यहाँ पर लिमिटलेस जो किर्लोस्कर लिमिटलेस है उसके द्वारा रिसीव किया गया गोल्ड अवार्ड जो कॉर्पोरेट की कैटेगरी में यहाँ पर। तो कॉर्पोरेट क्रूसेडर ऑफ द ईयर की बात करें तो इनको यहाँ पर ये देखने को मिला। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये एक तरीके से इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी किस तरीके से ग्रीन एक एडवर्टीजमेंट के ऊपर फोकस कर रही है या फिर एक तरीके से क्लाइमेट चेंज को आप लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, उसके ऊपर फोकस देकर चल रही है तो उनको यहाँ पर अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि हर एक SLV फैमिली मेंबर को एक पेड़ लगाना है। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर ये रहता है कि आप लोग देखिए जैसे कि हमारे देश में काफ़ी सारे मौसम होते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात। तो बरसात वाला जो मौसम होता है वो सबसे प्यारा होता है पेड़ लगाने का। तो जब जब बरसात का मौसम आए तब अगर हम लोग पेड़ लगाएं तो वो लंबे समय तक टिकने वाला होता है। क्या आप लोगों ने जिंदगी में कभी कोई पेड़ लगाया है, हाँ या फिर ना? अगर लगाया है तो क्या वो आगे बढ़ रहा है या फिर खराब हो गया है? तो ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। पता चला लगाया और वो खत्म हो गया, तो ऐसे नहीं हुआ करता। तो जैसे पढ़ाई आप लोग कंटिन्यूटी करनी है एक सही डायरेक्शन में, ऐसे ही इस पर भी आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। इस वाली न्यूज़ के ऊपर यार स्टार लगा लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा आप लोगों के बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब किसी चीज़ को काफ़ी लंबा समय हो जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। टोटल मिलाकर इस टाइगर प्रोजेक्ट को 50 साल यहाँ पर पूरे हो गए। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक सेंसस यानी कि जनगणना रिलीज की गई, जिसमें बोला गया कि हमारे देश में टाइगर की संख्या बढ़कर 3167 यहाँ पर हो गई है। तो यानी कि टाइगर की संख्या काफ़ी लार्ज स्केल पर बढ़ती हमारे देश में जा रही है। अगर पुराना डेटा आप लोग उठाकर देखोगे 2006 में 1411 थी, 2010 में 1706 हो गई, 2014 में 2226 हो गई, 2018 में 2967 हो गई और 2022 में 3167 आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये सेंसस जो जनगणना है ये कंडक्ट हमारे देश में कराया जाता है। अब की बार जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है वो पूरा 200 का इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। इसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर अगर पॉजिटिव चेंज देखा जाए तो यहाँ पर जो वन विहार नेशनल पार्क है भोपाल के अंदर में, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव चेंज यहाँ पर देखने को मिला। वैसे डेटा अगर आप लोग देखेंगे तो ग्रोथ जो है वो 6.7 की देखने को मिली अगर पुराने साल के साथ में आप लोग कंपेयर करें, क्योंकि 200 का इंक्रीमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है।
सिग्निफिकेंस इंक्रीज है शिवालिक हिल और गंगेटिक रीजन में, जो प्लेन वाला रीजन है। लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन आप लोगों को यहाँ पर नीलगिरी जो क्लस्टर है उसमें देखने को मिलेगी। डिक्लाइन हुआ है वेस्टर्न घाट के अंदर में टाइगर की संख्या। और हाई कंजर्वेशन जो प्रायोरिटी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी वो जेनेटिकली यूनिक या फिर स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर जो सिमलीपाल के अंदर में है यहाँ पर देखने को मिलेगी। सिमलीपाल कहाँ पर लोकेटेड है, इसको जाकर एक बार जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो इसका मतलब ये रहता है कि थोड़ा सा आप लोग उस चीज को लेकर अलर्ट रहें, ठीक है। अगर बात करें बेस्ट टाइगर रिजर्व का खिताब किसको दिया गया है, तो यह है पेरियार टाइगर रिजर्व केरला के अंदर में, फॉलोड बाय यहाँ पर सतपुरा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर में, और बांदीपुर और नगरहोल टाइगर रिजर्व है कर्नाटक के अंदर में। इनको बेस्ट जो मेंटेन टाइगर रिजर्व का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। तो ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बन जाएगा। पीरियड जो होता है इसका 4 साल होता है, 6 में प्रस्तुत किया गया, 10 में, 14 में, 18 में, और ये जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर इसको कंडक्ट कराती है। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया से बन जाएंगे, तो उसके बारे में जितना ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी उतना अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन जैसे साइंटिफिक नेम कहाँ पर पाया जाता है, ये सब चीज़ें स्पीसीज, या फिर यहाँ पर जो एक तरीके से टाइगर रिजर्व लार्जेस्ट एरिया वाला ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया था, ठीक है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व पूछ लिया गया था। IUCN का स्टेटस आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए आप लोग बोल सकते हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में जो टॉपिक्स एक तरीके से पॉइंट दिए गए हैं, पर लेकिन इन रियलिटी ये क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसके ऊपर जरा सा फोकस जरूर करिएगा। टाइगर की अगर सब स्पीसीज के बारे में बात करें तो आप लोगों को बंगाल टाइगर, कैस्पियन टाइगर, आमूर टाइगर, जावियन टाइगर, साउथ चाइना टाइगर, बाली टाइगर, सुमित्रन टाइगर और इंडो चाइना टाइगर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी कुछ और बात करें इंडियन सिनेरियो के बारे में, टाइगर कंजर्वेशन के बारे में, तो 54 टाइगर रिजर्व की बात की जाती है देश के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें अभी फिलहाल के लिए आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया किसका, जहाँ पर चीज़ें जो है कवर की जाती है। और बाकी यहाँ पर टाइगर को संख्या को डबल करने के लिए इंटरनेशनल TX2 ये अवार्ड भी हमारे देश को मिला था जब हम लोगों ने टाइगर की संख्या जो है डबल की थी। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो बेसिक है, इसके बारे में एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि किसी भी तरीके से इंस्ट्रूमेंट को या सिस्टम को चलाने का एक सोर्स, उसके बारे में अगर कोई डेटा प्रस्तुत करे तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तेलंगाना ये फ्रंट रनर आप लोगों को देखने को मिले स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स के अंदर में। स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी जो इंडेक्स है यहाँ पर सबसे पहले तो ये पूछ जाए कि किसके द्वारा बनाया जाता है भाई साहब, ये बता दो पहले। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के द्वारा ये बनाया जाता है। अकेले बनाया जाता है नहीं, थोड़ा सा टफ है, मिलकर बनाया जाता है। जैसे नहीं, मिलकर हाथ बटाना साथी हाथ बटाना, ठीक है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो यहाँ पर बात की जा रही है अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंसी जो है एफिशिएंट इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि AEE है यहाँ पर, AIEEE नहीं है, AEEE है, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, ये पर्टिकुलर जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है ये अपडेट किया गया फ्रेमवर्क 50 इंडिकेटर के ऊपर में। यहाँ पर जैसे फ्रंट रनर कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है यहाँ पर, जिसके 60 से ज़्यादा पॉइंट है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ये राजस्थान, तेलंगाना। अचीवर की कैटेगरी में कौन आ रहा है, जिसके 50 से लेकर 60 पॉइंट है, आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। टॉप परफॉर्मर स्टेट की कैटेगरी में कौन आ रहा है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आसाम और चंडीगढ़। और इसी के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें यहाँ पर जो एक तरीके से मोस्ट इंप्रूवमेंट यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है वो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये अगर आप लोग इसमें से किसी भी राज्य से आते हैं तो आप लोग इसके बारे में एटलीस्ट इतना याद रखिएगा कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग के बन जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक है, डायरेक्ट इंडेक्स के बारे में पूछ लिया जाए या फिर क्वेश्चन अलग तरीके से, तो कम से कम आप लोगों को याद तो आइडिया तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड किसी भारतीय को मिल जाए तो एक तो अपने ही आप में वो गर्व की बात होती है, और वहाँ से एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। जैसे इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन जिनका नाम है CR राव, तो CR राव जी को नोबेल प्राइज ऑफ द मैथमेटिक्स मिला है, जिसको एबिल प्राइज बोलते हैं। तो ये अवार्ड का नाम आप लोग याद रखिएगा, अवार्ड का नाम है एबिल प्राइज, ठीक है। तो इनकी एबिलिटी है, इसकी बेस पर यहाँ पर ये एबिल प्राइज जीत गए हैं, और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा काफ़ी शानदार अवार्ड है। इसको नोबेल प्राइज बोला जाता है मैथ के फील्ड में। CR राव जो है इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है, यहाँ पर इनके द्वारा कई सारी थ्योरी दी गई हैं, जैसे द क्रेमर राव लोअर बाउंड,
इसी के साथ में राव बैकवेल थ्योरम, इसी के साथ में यहाँ पर इंफॉर्मेशन ज्योमेट्री के ऊपर थ्योरम है यहाँ पर। तो ये 3-4 थ्योरम इनके द्वारा दी गई है, और भी कई सारे काम है। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल पर काम करते हैं, खासकर इंटरनेशनल लेवल पर मैथमेटिक्स के फील्ड में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अवार्ड से पूछे तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसने पूरी दुनिया में जो है हाहाकार मचा के रखा कि भाई साहब इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो आगे निकल गई है चाइना से। तो कई सारे लोगों ने यहाँ पर इसको कई तरीके से देखा। चाइना ने इसके ऊपर कमेंट भी किया कि पॉपुलेशन अलग बात है, पर लेकिन स्किल्ड पॉपुलेशन हमारे पास है, ठीक है, तुम्हारी पॉपुलेशन बड़ी है, हमारे पास में स्किल्ड पॉपुलेशन है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे भी देखने को मिले। तो इंडिया के बारे में अगर आप लोग बात करें, अपने देश के बारे में, तो ये चाइना के हम लोग छोड़कर आगे निकल चुके हैं। तो किसके द्वारा बताया गया? तो यूनाइटेड जो नेशन है उसके द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। किसने प्रस्तुत की? तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है UNFPA, इसके द्वारा यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया गया। इसने यहाँ पर पूरा डेटा दिया है पूरा पॉपुलेशन के बारे में। अगर आप लोगों से पूछा है कि कौन यहाँ पर इसको ढंग से प्रस्तुत करता है, कौन क्या क्या बताते हैं, तो आप लोग UNFPA का नाम आप लोग जरूर याद रखेगा। UNFPA की फुल फॉर्म अगर आप लोगों से पूछ जाए तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये बताता है दुनिया में कहाँ कहाँ कितनी पॉपुलेशन है। हमारे देश के अंदर में अगर बात करें तो पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि चाइना से आगे निकलकर 142 यानी कि 142 करोड़ हमारे देश में हो गई है, 0.86। चाइना यहाँ पर पीछे रह गया। तीसरे नंबर पर आप लोगों को USA देखने को मिलेगा। चौथे और पांचवें पर कौन है ये आप लोगों को बताना है। पर लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो आगे घुसकर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 25% हमारे देश की जो एज है, खासकर जो एक तरीके से एज ग्रुप है, वो 0 से लेके 14 साल के बीच में है। 18% ऐसी है जो 10 से लेके 19 साल के बीच में है। 26% ऐसी है जो 10 से लेके 24 साल के बीच में है। और 68% ऐसी है जो 15 से लेके 64 साल के बीच में है। यानी कि मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है, जिसमें इंसान पढ़ाई करके कंप्लीट अपनी अर्निंग करता है और देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ये वाला आप लोग कम से कम याद रखिएगा। 68% है भाई साहब। 7% अबोव ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये है बेसिकली अबोव 65, यानी कि बुजुर्ग की जो पॉपुलेशन है हमारे देश में वो काफ़ी कम है। और ये अच्छी बात होती है देश के लिए, क्योंकि जैसे जैसे इंसान जो होता है वो बुजुर्ग होता चला जाता है, कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, एक तो इंसान जो है वो अर्निंग जो है वो बंद कर देता है, पेंशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो पेंशन आप लोगों को पता है कि एक तरीके से ऐसे नहीं, नॉन परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आता है कि हाँ ठीक है, ये एक खर्चा हो जाता है एक तरीके का, ठीक है, सरकार के लिए। अगर बात करें बुजुर्ग जो रहते हैं, कई सारी बीमारियां आप लोगों को देखने को मिलती है, तो हेल्थ के इशू रहते हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी रहती है, तो डॉक्टर का खर्चा रहता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें रहती हैं। इसलिए कहते हैं कि बचपन में या फिर जवानी में अच्छे से काम कर लेना चाहिए, बचपन में अच्छे से पढ़ाई कर लेनी चाहिए, जवानी में अच्छे से काम कर लेना चाहिए, पैसे कमा लेने चाहिए, ताकि बुढ़ापा किसी दूसरे के कंधों पर न बीते। ये आप लोगों ने अक्सर सुना होगा और ये सही भी है, ठीक है। अपनी जिंदगी में इतना इंसान को कर लेना चाहिए कि बुढ़ापे में किसी के ऊपर बोझ न बने। इंडिया के अंदर में अगर बात करें तो मेल की पॉपुलेशन जो है, उनकी एक्सपेक्टेंसी, ये इंटरेस्टिंग है। हमारे देश के अंदर में आप लोगों से पूछा जाए कि मेल ज्यादा जीवित रहती है फीमेल, तो याद रखिएगा मेल 71 ईयर जीवित रहते हैं, तो फीमेल 74 रहती है। और ये हमारे देश की बात नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे ही देखने को मिलेगा। ग्लोबल लेवल पर भी 71 और 76 है। डेवलप्ड रीजन में ये 77, 86, 83 है। लीस्ट डेवलप यानी कि जो कम अमीर है वहां पर 70 है, 74 है। और इसी के साथ में जो लीस्ट डेवलप कंट्री है, यहाँ लेस डेवलप या लीस्ट डेवलप, तो यहाँ पर 63 या फिर 68 है। यानी कि कहीं पर भी जाओगे तो ये माना जाता है कि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा जिंदा रहती हैं एज कम्पेयर टू पुरुष के। ये बातें यहाँ पर बोली गई, अनलेस कि महिलाओं को कोई अलग से ही कोई बीमारी न लग जाए। जैसे मैं अपने दादाजी के बारे में बात करूँ तो दादाजी जो हैं अब तक हमारे साथ में रहे, पर लेकिन दादी जी की पहले डेथ हो गई थी क्योंकि उनको ब्रेस्ट कैंसर था। तो अगर कोई बीमारी न हो तो महिलाएं जो हैं वो एक तरीके से अलग बात है, पर लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो महिलाएं लंबे समय तक जीवित रहती है। ये आंकड़े बताते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं अपने पास से, आंकड़े आप लोगों के सामने हैं। दुनिया में अगर टॉप 5 भी आप लोगों से पूछे तो इंडिया पहले पर है, चाइना दूसरे पर है, USA तीसरे पर है, और यहां पर इंडोनेशिया है चौथे नंबर पर, और पाकिस्तान है 5वें नंबर पर, फिर नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश। तो इस तरीके से टॉप कंट्री के बारे में आप लोग याद रखिएगा। अगर पॉपुलेशन की कैटेगरी में आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ और भी डेटा है, जैसे कि यहाँ पर कुछ और डेटा आप लोगों को बता दिए हैं। यहाँ पर आप, ये तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला ही हो गया। यहाँ पर ये भी डेटा है आप लोगों के सामने कि ग्लोबल फर्टिलिटी के बारे में पूछें तो कौन कौन एक तरीके से फर्टिलिटी किस देश में कैसी है, टू हाई या फिर लो। तो यहाँ पर डेटा है, अगर आप लोग देखना चाहें
तो थोड़ा सा हल्का सा नज़र इसके ऊपर मार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी डेटा आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। बाकी आप लोग बताइए कि कैसा फील हो रहा है कि हम लोग दुनिया में सबसे टॉप पर आ गए पॉपुलेशन के मामले बताइएगा ज़रूर। जब भी मैं कोई ऐसा आर्टिकल डिस्कस करता हूं तो आप लोग इस पर फोकस मत दिया करो कि उसके द्वारा कितना बताया गया है, क्योंकि वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, अभी इतना है दूसरा हो गया। एटलीस्ट रिपोर्ट का नाम जरूर याद रखिए। जैसे स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है, वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि WMO के द्वारा प्रस्तुत की जाता है। टेम्परेचर के बारे में बताया इसने कि टेम्परेचर जो था वो कितना था पहले, अगर ड्यूरेशन में देखिए अभी बढ़कर जो है कितना हो गया है। रीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ऐसी गैस है जो कि हमारे टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा गर्म करती जा रही हैं, और इसकी वजह से जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हुआ करते थे, जैसे ग्लेशियर्स जो हुआ करते थे बड़े बड़े, वो पिघल पिघल कर वो धरती पर आकर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा पानी का जो लेवल है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में रहता है। तो जब इसके बारे में बात करें तो याद रखिएगा वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग WMO बोलते हैं, ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि 1873 में वियना इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल जो कांग्रेस हुई थी उसके थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, ये कई सारे एरिया में फोकस करती है, जैसे वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, पानी हो गया, उसके बारे में बताती है। रिपोर्ट डायरेक्ट जहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, जैसे पूछ लेंगे ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इसको लेकर कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन बन जाता है तो। ठीक है, अगर आप लोगों को आज की डेट में अपना रूम चेंज करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेकर जाना है, तो आप लोगों को एक ऑटो या टेम्पो की जरूरत पड़ेगी, छोटा हाथी भी जिसको आप लोग कई बार बोलते हो, उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर वहाँ पर वो नहीं हुआ तो रिक्शा में रख कर ले जाएगा, कोई कैसे ले जाता है। तो ये क्या होता है, जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, उसका जो ढांचा तैयार किया जाता है, इसको नॉर्मली हम लोग लॉजिस्टिक बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी इसी के अंदर में याद रखिएगा कि यहाँ पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें हमारी जो पोजीशन है वो बोला गया कि इंडिया 6 पोजीशन आगे बढ़ गया है, यानी कि अच्छी पोजीशन अभी आप लोगों को अपने देश की देखने को मिल रही है। इसमें कस्टमर प्रेफरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी कैसी है, ईज ऑफ अरेंजिंग द शिपमेंट, इसी के साथ में लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी, इसी के साथ में कंसाइनमेंट ट्रैकिंग और ट्रेसिंग, इसी के साथ में टाइमलेस शिपमेंट, किसी भी टाइम अपना सामान लाओ, भरो और ले जाओ। ठीक है, तो इंडिया के अंदर में कई सारे इनिशिएटिव है इस चीज को इंप्रूव करने के लिए। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स एक्ट था 1993 का, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, इसी के साथ में सागरमाला प्रोजेक्ट और भारतमाला प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें इसलिए लाई गई ताकि चीजों को इंप्रूव किया जा सके। अगर बात करें यहाँ पर सिंगापुर यहाँ पर टॉप पर है, इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई भी जहाज वगैरह अगर आता है, सामान उतारना होता है, तो सिंगापुर सबसे एक सेफ एक एरिया माना जाता है जहाँ पर सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। दूसरे नंबर पर फिनलैंड, फिर जर्मनी, फिर है यहाँ पर कनाडा, फिर फ्रांस, फिर USA, फिर है चाइना, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर रैंक वाइज अगर देखें तो 1, 2, 3 आप लोग टॉप 3 कम से कम याद रखिएगा। इसके मामले में अगर पूछे, हमारी जो रैंक है वो 38 है और सऊदी अरेबिया के साथ में हम लोग सेम पोजीशन पर यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर ये परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो बाकी का किस किस में क्या क्या, ये कौन कौन से बेसिकली पैरामीटर काउंट करते हैं, तो 6 पैरामीटर काउंट कर ये इंडेक्स तैयार करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन प्रस्तुत करता है, वैसे कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, अब तो याद भी हो गई होगी। तो ये वर्ल्ड बैंक जो है IBRD के द्वारा मिलकर प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लस वर्ल्ड बैंक मिलकर यहां पर इसको प्रस्तुत करते हैं 1978 से। ये जो पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है यहाँ पर ये कई सारे मुद्दों पर रहती है। इसमें से अभी जो मुद्दा देखने को मिल रहा है वो है माइग्रेंट्स का इशू, यानी कि एक एरिया में से जब दूसरे एरिया में लोग जाते हैं तो उनको आप लोग नॉर्मली माइग्रेंट्स बोलते हैं। दुनिया भर में अगर बात करेंगे आज के डेट में बहुत सारे लोग, लगभग 184 मिलियन लोग, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। ठीक है, तो 18 करोड़ आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं यहाँ पर, इतने सारे लोग जो हैं वो इधर उधर माइग्रेंट करते हुए देश दुनिया में पाए जाते हैं। सॉरी, जीरो लगा लेना, यहाँ पर ये मिलियन है ना, तो मिलियन हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया 184 करोड़। ठीक है, तो 184 करोड़ हो गया। ठीक है,
तो अगर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले 184 करोड़ बोला गया है अगर देखा जाए, और हमारे देश की पॉपुलेशन मैंने अभी आप लोगों को बताई थी कितनी थी बताइए, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर, ये इतने लोग जो हैं दुनिया में घूमते पाए जाते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक माइग्रेंट होते हैं, रिफ्यूजी होते हैं, इसी के साथ में डिस्ट्रेस होते हैं, और इसके साथ में फिर अलग से रिफ्यूजी, ये स्किल्ड वाले होते हैं, ये अनस्किल्ड वाले आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर कौन सा है? इंडिया से यूएसए में जाना, इंडिया से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले रीजन में, बांग्लादेश से इंडिया में, मैक्सिको से यूएसए में, चाइना से यूएसए में, फिलीपीन से यूएसए में, और कजाकिस्तान से रसिया के अंदर में। यहाँ से टॉप माइग्रेंट इधर उधर आप लोगों को जाते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ में जो रेमिटेंस है आप लोगों ने देखा, यहाँ पर जो रेमिटेंस था, यहाँ पर जो लास्ट ईयर का था वो था 89, ठीक है, 89 मिलियन। अभी यहाँ पर ये 100 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, जो रिसेंटली अभी डेटा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है, जो 22-23 का भी प्रस्तुत किया गया है। तो रेमिटेंस क्या होता है? जब हमारे देश के लोग कहीं बाहर जाते हैं और फिर अपने देश से पैसा भेजते हैं, तो ये रेमिटेंस की कैटेगरी में आता है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं जितने सारे लोग बाहर जाएंगे उतना ज़्यादा पैसा वहाँ पर कमाएंगे, और इतना ही सारा पैसा जो है वो अपने देश में रिटर्न वो लेकर आएंगे। तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कल को क्वेश्चन बन जाया करते हैं, ओके। वैसे एक स्लाइड है जो कि और है आप लोगों के लिए एडिशन, यहाँ पर इकोनॉमिक माइग्रेंट, यहाँ पर ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स कितने हैं यहाँ पर अलग अलग रीजन के बता रखे हैं यहाँ पर, और इसी के साथ में कहाँ से कितना आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इनकम निकल कर आ रही है, और कितने लो स्किल्ड वर्कर जा रहे हैं, तो इसका भी एक डेटा आप लोगों के सामने है। पर लेकिन जो ये बताएं यहाँ पर कि रिपोर्ट क्या है, किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये क्वेश्चन मत छोड़ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों सरकार को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसी में गवर्नेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कई सारे प्रोग्राम और स्कीम जो है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जिससे आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे कि क्या रोल करती है गवर्नमेंट प्ले अपना। बात की जा रही है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में। तो अगर पूछा जाए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है जो यहाँ पर लॉन्च किया गया, तो यहाँ पर ये किस पर्टिकुलर जो एज ग्रुप को यहाँ पर कवर कर रहा है? टारगेट है यहाँ पर ये 5 करोड़ के करीब नॉन लिटरेट जो एज ग्रुप 15 से आप लोगों को देखने को मिलेंगे या फिर उससे ज़्यादा है, उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा। यानी कि इसमें जो बात की जा रही है एक ऐसे ग्रुप को कवर किया जाएगा जिसको नॉर्मली कवर नहीं किया जाता, छोड़ देते हैं। फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी सिखाई जाएगी, क्रिटिकल लाइफ स्किल सिखाई जाएगी, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट रहेगा, बेसिक एजुकेशन और कंटिन्यू एजुकेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर जो है वो इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी। रीजन क्या है? जब संविधान के 7वें शेड्यूल में आप लोग जाते हैं 3 लिस्टें, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट, उसमें जो एजुकेशन है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो मिलकर काम करेंगे तो ऑल नॉन लिटरेट अबव 15 एज उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा, ताकि चीज़ों को ढंग से लेकर चला जा सके। रीजन क्या है? 6 से लेकर 14 साल की एज ग्रुप को ऑलरेडी हम लोग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। आर्टिकल 21A के तहत में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, और 2009 में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कानून भी लाया गया था राइट टू एजुकेशन बनाने के लिए। वो आप लोग को पता ही है, सारी बातें कहानियां कई बार सुना चुका हूं मैं। तो अभी यहाँ पर 15 से ऊपर इसीलिए यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, तो कंफ्यूज इसके लिए नहीं होना है। तो इसके लिए पूरा एक सिस्टम तैयार किया गया, 2022 से लेकर 27 तक का यहाँ पर काम किया जाएगा, चीज़ों को सुधारा जाएगा। लगभग 700 करोड़, पहले भी यहाँ पर अगर बात करें एस्टिमेशन जो है 1337 करोड़ रुपए इंक्लूड करते हैं। सेंट्रल का शेयर जो है 700 करोड़ रुपए और स्टेट का शेयर जो है लगभग 337 करोड़ रुपए, यानी कि सेंटर ज्यादा देगी। एजुकेशन फॉर ऑल वाला टारगेट फॉलो यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट और काफी इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं मैं, तो क्वेश्चन अगर बने तो कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रख सकते हैं। जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा स्वच्छता को बोला गया कि ये एक गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, आज की डेट में लोगों का वे ऑफ लाइफ बन चुका है। आप लोग खुद देखो, देश को अगर स्वच्छ रखना है, वैसे थोड़ी ना कि यार मैं चिल्लाता रहूंगा स्वच्छ रख लो स्वच्छ रख लो, स्वच्छ रखने से हो जाएगा, मोदी जी चिल्लाते रहें। जब तक हम लोग अपनी लाइफ में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लोग गंदगी फैलाना बंद नहीं करेंगे, एक सिटीजन यहाँ पर नहीं सुधरेगा, तब तक ये नहीं सुधरने वाला है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ये ऑब्जर्व किया गया पहली बार, तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना यार, क्वेश्चन बन जाएगा बड़ी ही जल्दी कि इंटरनेशनल वेस्ट डे की किस तरीके से यहाँ पर अभी 30 मार्च को 2023 में पहली बार इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और यूएन हैबिटेट के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया कि अवेयरनेस फैलानी है कि जीरो वेस्ट कैसे जनरेट करें, यानी कि जीरो वेस्ट से बचना है और सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस देना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों को रीयूज किया जाए।
या तो पॉलिथीन लेनी नहीं है, अगर लेनी है तो उसको इस तरीके से लेकर चलें ताकि उसको रीयूज किया जा सके। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट होता है यार इस तरीके के क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन हमारे देश में 2014 में लॉन्च किया गया, जैसे ही गवर्नमेंट आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के द्वारा। तो अलग अलग तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया देश के अंदर में, कैसे कैसे चीजों को लेकर चलना है, पोल्यूशन कैसे खत्म करना है। महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी तक बोला गया था सब कुछ निपटा देंगे। तो बहुत कुछ चेंज भी आया सोसाइटी में, ऐसा नहीं कह सकते कि चेंज नहीं आया, पर लेकिन अभी और काम करना हम लोगों को बाकी है। इसमें याद होगा आप लोगों को ओपन डेफिकेशन, फ्री ओपन डेफिकेशन प्लस या ओपन डेफिकेशन प्लस प्लस इस तरीके के इनिशिएटिव चलाए गए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्टार लगा लेना यार इसके ऊपर, क्योंकि हमारा टारगेट अभी रखा गया कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हम लोग एक्सपोर्ट यानी कि जो सामान दुनिया को बेचने वाले हैं वो 2 ट्रिलियन का है 2030 तक का। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, इससे बहुत ही ज्यादा अभी चाइना यहां पर बेचता है दुनिया में। हमारी खुद की जीडीपी जो है वो 3 ट्रिलियन की आप लोगों को देखने को मिलेगी, और 2030 का टारगेट है, अभी नहीं है हमारा ये टारगेट। तो देखते हैं कितने अच्छे से हम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। पर लेकिन याद रखिएगा इंसेंटिव किया जाएगा, रिमिशन, इंसेंटिव टू द रिमिशन, इसी के साथ में एक्सपोर्ट प्रमोशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इमर्जिंग एरिया, अलग अलग एरिया में आप लोगों को यहाँ पर चीजें जो है वो इंप्लीमेंट होती नजर आएगी। तो याद रखिएगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में टारगेट क्या है, 2 ट्रिलियन का है 2030 तक का, ये कम से कम आप लोग याद जरूर रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अभी रिसेंटली काफी इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर रही, ह्यू एंड क्राई नोटिस। ह्यू एंड क्राई नोटिस का मतलब क्या था, आप लोगों ने देखा यहां पर, जब हम यहां पर एक पर्टिकुलर जो यहां पर ये अमृतपाल जो है इसके बारे में न्यूज आई थी निकलकर, तो इस पर्टिकुलर इंसान के नाम का ह्यू एंड क्राई नोटिस जो है वो इशू किया गया था। तो यहां पर ये ऐसा नहीं पहली बार न्यूज किया गया, पहले भी यहां पर इस तरह का नोटिस जो है वो यूज किया गया था। तो ये जो नोटिस यहां पर निकाला जाता है एक पर्टिकुलर इंसान को बेसिकली पकड़ने के लिए बोल सकते हैं। नॉर्मली जो इंसान सड़कों पर घूमता रहता है छुपता छुपाता, तो उसके लिए यहां पर ये नोटिस इशू किया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में था, हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं आप लोग। यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टैंड अप स्कीम इंडिया के बारे में 7 साल पूरे हुए, तो इसकी वजह से न्यूज में था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बोलने लगो आप लोग 7 साल पुरानी स्कीम से क्वेश्चन आ गया सर, कैसे आ गया? ठीक है, ऐसे आ गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम स्टार्ट की गई थी 2016 में। याद रखिएगा यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टैंड अप स्कीम का बेसिकली यहाँ पर पर्पज क्या था कि कैसे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी कि लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके लोगों को जो भी अपना काम धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं। सीडीबी और नाबार्ड के द्वारा मिलकर यहाँ पर इसको सपोर्ट करने की बात की गई थी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है उसमें देंगे, नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट में सपोर्ट करेंगे जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। SC ST वुमेन को और अबव 18 को ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया इस पर्टिकुलर एरिया में। नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज 51% शेयर होल्डिंग जो कंट्रोल की जाती है इनके द्वारा उसी को सपोर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी नॉर्मल इंसान आकर यहां पर काम कर सकता है। ठीक है, बोरोवर शुड नॉट डिफॉल्टर, किसी बैंक का ऐसा नहीं को पैसा लेके भाग चुका हो, नीरव मोदी हो चुका हो, तो उसके लिए इंप्लीमेंट नहीं होगा यहाँ पर ये। ठीक है, बिल्कुल प्योर हार्ट अच्छे दिल से व्यापार करना चाहता है, देश को आगे लेकर चलना चाहता है, उसी के लिए इंप्लीमेंट होगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि मेरा गांव मेरी धरोहर, माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये याद रखिएगा नेशनल मिशन फॉर कल्चर मैपिंग के तहत यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया। ये ताकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है पार्टनरशिप है यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर के तहत में, ताकि विलेज जो है उनको डिवाइड किया जा सके डिफरेंट कैटेगरी में, इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट से पॉइंट ऑफ से, हिस्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बारे में चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सके किस तरीके का डेवलपमेंट इसके अंदर जरूरी है। आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ने स्टार्ट किए, ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, ये पॉलिटी है, पता चला यार ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उसी के ऊपर फोकस देंगे ना। ऐसे थोड़ा ना कि जो अच्छा है 24 घंटे उसी को लिए बैठे हैं, अरे वो तो अच्छा है यार, कुछ ऐसा कर लो ना जो अच्छा नहीं है उसके ऊपर फोकस दे लो। तो ये मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग के बारे में बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। एम ये था कि कैसे कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस तैयार किया जाए इन चीजों को लेकर और इंप्लीमेंट किया जाए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, ये फोकस था यहाँ पर, जिसमें 6.5 विलेज कंट्री कवर करने की बात की गई थी। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट के बारे में बात करें तो ये बहुत ही पुराना है यार, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का 1987 का प्रोग्राम है जिसमें सबको साथ में लेकर चलने की बात की गई थी। और मेरा गांव जो मेरा गौरव है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इनिशिएटिव है। आप लोगों को लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक तरीके से ना एक रूरल का काम है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं एक अलग से ही क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन बनते हैं कई बार। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को पता है अग्निपथ स्कीम के बारे में मैंने काफी कुछ डिस्कस किया था आप लोगों से। यहाँ पर अगर बात करें तो इसको अभी रिसेंटली एक तरीके से स्टार्ट किया गया कि इंडियन आर्म फोर्स के अंदर में यहाँ पर
खासकर जो है एक तरीके से एवरेज एज जो है वो यहाँ पर थोड़ी कम की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। तो 17.5 से लेकर 23 साल की एज के ग्रुप को यहाँ पर इंक्लूड करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, रिड्यूस किया जाए कैसे पेंशन बिल और वो सब चीज़ें थी यहाँ पर मुद्दा क्या था कि कैसे हम लोग अपनी फोर्स को यहाँ पर यंग बनाना है, ये बातें यहाँ पर बोली गई। तो इसके चलते कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर इस तरीके से न्यूज़ में आया। डिफेंस पर्सनल को थोड़ा सा आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 1/4 इसमें से रखे जाएंगे, बाकी को सबको वापस किया जाएगा। इसमें सेवा निधि बनाई गई 4 साल के लिए, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। 10 क्या बेसिकली यहाँ पर 4 साल में जब जाएगा इंसान तो 11.71 लाख उसको सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा यहाँ पर, और फिर उसको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा अलग अलग अगर कहीं पर जॉब निकलती है देश के अंदर में। तो कई सारी प्राइवेट कंपनी ने भी अनाउंस किया था, बाकी देखते हैं कितना सक्सेस हो पाती हैं चीजें। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको मिनी रत्ना का स्टेटस अभी मिल गया है, तो याद रखिएगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारे देश के अंदर में एक ऐसी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आती है। 2011 में इसको सेटअप किया गया था। विजन है कि कैसे हम लोग बना सकते हैं ग्रीन इंडिया, तो ग्रीन इंडिया पर फोकस देने की बात इसके द्वारा की जा रही है। अगर आप लोगों के पास में थोड़ा सा टाइम है तो ये स्लाइड आप लोग जरूर देख लेना एक बार बैठकर कि मिनी रत्ना के लिए लॉन्च किया गया था, क्या क्या क्राइटेरिया है उसके लिए। तो कुछ क्राइटेरिया कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ले जाया करते हैं आप लोगों से, उदाहरण भी है यहाँ पर, नवरत्ना कैसे होता है और मिनी रत्ना कैसे होते हैं। ये क्राइटेरिया इसीलिए यहाँ पर दे दिए गए हैं आप लोगों के लिए, ताकि अगर किसी को पता नहीं है तो एटलीस्ट इनमें को एक बार गो थ्रू जरूर होना, पीपीटी में मिलेंगे, इनको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं कई बार यहाँ से। हमारे देश में महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए कई सारे प्रोग्राम जो हैं वो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उनमें से एक प्रोग्राम है संगठन से समृद्धि। तो ये अभी एक तरीके से जो महिलाएं हैं उनको बात करें, लिविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड, किसी भी महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। तो डे और NRLM आप लोगों को देखने को मिलेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत आप लोग देखते हैं आजादी का अमृत महोत्सव, जो यहाँ पर सेवा निधि विकास के बारे में बात की जा रही है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल और डेवलपमेंट के अंदर में बेसिकली 2011 में लॉन्च किया गया ताकि गरीबी को मिटाया जा सके और कम्युनिटी जो है उनको एक सपोर्ट भी देखने को यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो उसके तहत यहां पर ये सिस्टम देखने को मिल रहा है आप लोगों को। वैसे मैंने डिस्कस भी किया था कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल जो है गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर लेकर आए गए, ताकि जो एनिमल जो है उनको बेसिकली टैकल किया जा सके, खासकर कुत्ते को। गलियों में जो कुत्ते घूमते हैं कई सारे लोगों को काटते हैं, बच्चों को काटते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। रेबीज जैसी बीमारी भी यहाँ पर फैलती हुई नजर आती है, उसको भी यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो इसलिए एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम लेकर आए गए। इसमें अवेयरनेस फैलाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था, दवाइयाँ प्रोवाइड कराना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। तो अगर कोई भी बेसिकली यहाँ पर कुत्ता गलियों में घूमता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ये भी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा भी बोला गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी नए रूल रहे गए, कैसे कि यहाँ पर खासकर डॉग के ऊपर फोकस किया गया इस रूल के अंदर में। ऑपरेशन कावेरी, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी अभी सूडान से अपने लोगों को निकालने के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया। इसमें कई सारे लोगों को यहां से निकाला गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऐसे ऑपरेशन पास्ट में भी लॉन्च किया जा सके, जैसे 1990 में कुवैत ऑपरेशन चलाया गया था। यहाँ पर कुवैत से लोगों को निकालने के लिए जब इराक के द्वारा एक जो इन्वेजन ऑफ द कुवैत बाय इराक किया गया था। 2016 में ऑपरेशन सुकून चला गया। 2011 में ऑपरेशन सेफ होम कमिंग चला गया। 2015 में ऑपरेशन मैत्री, 2016 में ऑपरेशन राहत, 2015 में 16 में ये है इवैक्यूएशन फ्रॉम ब्रसेल्स। इसी के साथ में 2020 में ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के लिए, वंदे भारत कोविड-19 के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया, याद रखिएगा अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा बहुत ही ज्यादा न्यूज में था रशिया और यूक्रेन की वजह से, और ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था अर्थक्वेक में तुर्की में जो फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो ये पूरी की पूरी स्लाइड आप लोग अपने पास में यहाँ पर याद रखिएगा। अभी ऑपरेशन कावेरी भी इसमें इंक्लूड आप लोगों को करके चलना है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है सारी एक जगह, ताकि क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, ऑपरेशन यहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट चलाया गया यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर में। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ पर चलाया गया, तो याद रखिएगा दिल्ली के अंदर में चलाया गया होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ में मिलकर निर्भया फंड से पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर लिखाया जा रहा है। खासकर जो भी हमारे देश के अंदर में 8 मेट्रो सिटी है उनमें भी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। प्रोजेक्ट में पैसा जो है वो यहाँ पर मिलकर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट खर्चा, ये बातें यहाँ पर बताई गई है। पर याद रखिएगा महिलाओं की जो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आप लोग यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, ताकि महिलाओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा सके। एक बहुत बड़ी स्कीम देश के अंदर लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना इंश्योरेंस जो है यहाँ पर बोला गया था उसके अंदर में दिया जाएगा।
पर लेकिन बोला गया कि यहाँ पर अच्छे से ज्यादा काम कर नहीं रही है, ठीक है। ओनली हाफ ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन योजना इंश्योरेंस जो है वो क्लेम सेटल्ड इन 2 ईयर, तो यहाँ पर इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। फाइनेंशियल इंक्लूजन शब्द कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है। जब आप लोग बैंकिंग सिस्टम के साथ में इंक्लूड होते हो, खासकर वो इंसान जिसका बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। यहाँ पर अफोर्डेबल कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है फाइनेंशियल सर्विसेज की, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मोबाइल, जनधन, आधार कार्ड, ये सब चीजें आप लोगों ने सुनी, तो उसी का एक पार्ट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। एक्सीडेंट या फिर कोई एक्सीडेंट अगर कोई क्लेम लेता है उसकी बात की जा रही है, क्लेम सेटल, क्लेम रिजेक्ट, स्टेटस अननोन, ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। चीजें आ तो जाती हैं पर उनको कैसे चीजों को लेकर चलना है उसमें दिक्कत रहती है। 6 पिलर थे इसके जब लॉन्च किया गया कि यूनिवर्सल एक्सेस की जाएगी बैंकिंग की, क्रिएट करेंगे क्रेडिट गारंटी फंड, फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को दी जाएगी, पेंशन स्कीम भी रहेगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट देखने को मिलेगा, इसी के साथ में माइक्रो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। पर वो ये कितना ग्राउंड लेवल पर पहुंचता है और कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, वो भी एक मुद्दा यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। तो बेसिक है, याद रख सकते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये है इकोनॉमी वाला सेक्शन, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैं आप लोगों के डिस्कस करने वाला हूं, जहां से क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे से बन जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट आप लोगों से वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया कौन से नंबर पर यूनिकॉर्न की कैटेगरी में है आज की डेट में। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर अगर बात करें कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और हमारे देश में कौन कौन से ऐसे यूनिकॉर्न हैं जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारा देश जो है यहाँ पर आज की डेट में तो थर्ड देखने को मिलेगा, सबसे टॉप पर आप लोगों को यूएसए और चाइना नजर आएगा, तीसरे नंबर पर जो है हमारा देश है इंडिया। यहाँ पर ये ह्यूरोन्स के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, जिसमें अगर बात करें यहाँ पर ह्यूरोन्स जो है यहाँ पर इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसमें देखने को मिलेगा जैसे स्विगी हो गया, ड्रीम 11 हो गया, ये बाइजू हो गया, मतलब ऐसे ऐसे भी यूनिकॉर्न बने हुए हैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से ना काफ़ी सारे बच्चे जो हैं और कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर यानी पैसे कमाने वाले ऐप, जिसमें आरबीआई ने बोला था कि देखकर काम करना है, तो ये यूनिकॉर्न बने बैठे हैं। आप लोग सोचो, यूनिकॉर्न नॉर्मली वो होता है जिसका वर्थ जो होता है वो 1 बिलियन जो या फिर उससे ज़्यादा क्रॉस कर चुका होता है। हमारा देश तीसरे नंबर पर है आज के डेट में इस कैटेगरी में। अगर बात करें, अगर ह्यूरोन ग्लोबल के बारे में बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो 5th है। ह्यूरोन ग्लोबल 50-100 कंपनी के अंदर में मोस्ट वैल्यूएबल नॉन स्टेट कंट्रोल जो बिजनेस है ग्लोबली, उसमें भी हमारी पोजीशन अच्छी खासी देखने को मिलेगी। इंडिया का जो यूनिकॉर्न है अक्रॉस जियोग्राफी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर में, बाकी बहुत सारे हमारे देश से कनेक्टेड आप लोगों को यूएसए में भी नजर आ जाएंगे, बेंगलुरु में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर कम से कम आप लोग एजुकेशन में जो टॉप पर है वो है बाइजू, ठीक है। तो याद रखिएगा, कई सारे आरोप भी हालांकि बाइजू के ऊपर लगाए जाते हैं, क्योंकि इस पोजीशन पर पहुंचा है तो श्याम दाम दंड भेद लगाकर पहुंचा है, और कैसे कैसे कई सारे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। लेकिन आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, और प्रस्तुत करने वाला कौन, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और हमारी पोजीशन कितनी है वर्ल्ड लेवल पर, ये पता होना चाहिए। एक चीज को लेके काफी हाउल्ला हुआ था रिसेंटली अभी यहाँ पर, जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि यूक्रेन रसिया के हैं वो हमारे देश के अंदर में आए थे। इंडिया जो कि पहले रसिया से व्यापार किया करता था तो हम लोग लगभग 25वें नंबर पर आया करते थे, अभी रसिया से व्यापार करते करते हम लोग 7वें नंबर पर आ गए हैं। इतना लार्ज स्केल पर हम लोगों ने उनसे चीज़ें जो है हम लोग तेल वगैरह खरीद कर लेकर आए यहाँ पर, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। पर दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो जो ट्रेड में इम्बैलेंस है उसको यहाँ पर बेसिकली काउंट करने की जरूरत है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। यूएसए सबसे बड़ा पार्टनर है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चौथे नंबर पर सऊदी अरेबिया, पांचवें नंबर पर इराक, और छठे नंबर पर इंडोनेशिया, और 7वें नंबर पर हमारा पार्टनर बन गया है वो है रसिया। तो क्वेश्चन अगर पूछे कोई आप लोगों से तो कंफ्यूजन आप लोगों इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको आप लोग भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। तो यहाँ पर बसोली पेंटिंग जो जम्मू एंड कश्मीर की, उसको रिसेंटली अभी जीआई टैग यहाँ पर दिया गया। तो सबसे पहले तो किस रीजन से आती है, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो कथुआ वाला रीजन है यहाँ से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर अप्रूवल जो दिलाया गया यहाँ पर, ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको सपोर्ट कर यहाँ पर ये पर्टिकुलर जीआई टैग का दर्जा यहाँ पर दिलाया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं तो आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पेंटिंग को यहाँ पर ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है, तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से लोकेशन मैच करने के लिए आ जाना चाहिए। तो सारी लोकेशन आप लोगों के सामने है। टॉप 10 डेस्टिनेशन जो टूरिज्म के लिए यहाँ पर देखे गए नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मेरा ये मानना है कि पहले अगर कहीं आप लोगों को बाहर घूमने जाना है
तो पहले कम से कम 10-15 जगह अपने देश में घूमो। इससे क्या रहेगा, कम से कम पहले अपने देश को जानो, उसके बाद में दुनिया को जान लेना। और नहीं कहते कि पहले अपने आप को जान लो बाद में दुनिया को जान लेना, वही वाली बात है। और सेम बात यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बोली गई है। कहीं ना कहीं अगर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग जाते हैं तो आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी, खासकर इन्वायरमेंट, नेचर, पोल्यूशन से दूर दुनिया, एडवेंचर जो टूरिज्म, ट्राइबल कम्युनिटी, इसी के साथ में विंटर टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म में काफ़ी अच्छी पोजीशन देखने को मिलेगी। टॉप 10 में जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट जो है आप लोग इनका नाम याद रखते हैं, जो भी आप लोग यहाँ पर इनमें से बताइए कहाँ कहाँ आप लोग घूमने गए हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है कि यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा चुका है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था जब रेगुलर वीडियो में मैंने इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। तो इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं आप लोगों से। वैसे हमारे देश के कई सारे इनिशिएटिव है, जैसे स्वदेश दर्शन स्कीम, देखो अपना देश, नेशनल ग्रीन टूरिज्म मिशन, प्रसाद स्कीम, बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, ये सारी इस तरीके की चीज़ें हमारे द्वारा क्रिएट की गई है ताकि दुनिया हमारे देश में विजिट करने भी आए और हम लोग इनको अच्छे से डेवलप भी कर सकें। यूनेस्को की टोटल मिलाकर कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे देश के अंदर में, वहाँ भी बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश में जब टूरिज्म बढ़ता है तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है इसकी वजह से। कहीं पर आएंगे, होटल में रुकेंगे, कहीं खाना खाएंगे, कहीं से सामान खरीदेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। जब कहीं पर आप लोग जाते हैं आप लोग खुद सोच सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आप लोगों को होती है, तो उसी तरीके से आप लोग की चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और जीआई टैग आप लोगों के सामने बात की जा रही है गोंड पेंट्स के बारे, जो गोंड पेंटिंग्स हैं उनके बारे में। मध्य प्रदेश से इनको रिसेंटली अभी जीआई टैग का दर्जा दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जीआई टैग जो होता है उसको भौगोलिक संकेतक बोलते हैं, तो आप लोगों को पता है हिंदी में, पर लेकिन किस पर्टिकुलर रीजन और कम्युनिटी के साथ में कनेक्टेड है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे गोंड ट्राइब के साथ में कनेक्टेड है यहाँ पर, इसके अंदर में आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर एनिमल, पक्षी वगैरह की इनकी थीम देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो गोंड पेंटिंग्स जो है यहाँ पर ये प्रमोट की जाती है बेसिकली एक आर्ट फॉर्म, तो काफी लार्ज स्केल पर इसको फॉलो किया जाता है, मतलब एक तरीके से ना एक कल्चर के तौर पर आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग जो है उनको अभी रिसेंटली जीआई टैग का दर्जा यहाँ पर दिया गया। दोस्तों ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकता है। एक पूरा मैप भी दिखाऊंगा जिससे आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि हमारे देश में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, राज्य नहीं बात कर रहा हूँ मैं जिले की बात कर रहा हूँ। तो जामनगर गुजरात का टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट देखने को मिला इंडिया के अंदर से, जो कि यहाँ पर 24 ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट जो है इन टर्म्स जो यहाँ पर अगर बात करें वैल्यू, वो अकेला यहाँ से निकल कर आया। फिर गुजराती जो है सूरत दूसरे नंबर पर देखने को मिला। मुंबई अगर बात करें सबर्बन, वो तीसरे नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि जामनगर गुजरात जो है वो टॉप एक्सपोर्टिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें ये दोनों हालांकि एक साथ में आप लोग रख सकते हैं, यानी एक साथ नहीं मतलब आगे पीछे यहाँ पर, जैसे कि सूरत और इसी के साथ में मुंबई सबर्बन दूसरे और तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट काफ़ी लार्ज स्केल पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बात करें तो जामनगर गुजरात से 67% शेयर है। प्रीसियस स्टोन के बारे में बात करें तो सूरत से आप लोगों को पता है कि हीरे का व्यापार यहाँ पर किया जाता है। स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का 26% अकेला रखता है। व्हीकल के बारे में बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु का आप लोगों को देखने को मिलेगा, कांचीपुरम अकेला यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डेटा दिया गया है। बाकी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, कल को क्वेश्चन अगर पूछा है तो सबको अलग अलग बता दिया गया है कहाँ कहाँ पर कितना सारी क्या क्या चीज़ें बेची गई है। तो एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रखिएगा। ठीक है, बाकी स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर इन इंडिया, तो हमारे देश में एक्सपोर्ट की पॉलिसी को अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए अभी सरकार काफ़ी इस तरीके से सोच रही है कि कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाए, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाने का मतलब है कि देश के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर में इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो वो चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज भी हुआ है, पर आगे भी यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से लेकर चलने की बात की जा रही है ताकि और अच्छे लेवल पर हमारा देश जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। ये नंबर नहीं रटने हैं, ठीक है, कई बार नंबर रटने लेते हैं ना, तो एग्जाम में याद रहने वाले हैं ना ही आप लोगों को याद आने वाले हैं यहाँ पर ये, और इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। पर लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जैसे रहती है तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। और अगर जामनगर से आप लोग आते हैं तो आप लोग इंटरव्यू में भी आप लोगों का क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, तो बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट पोर्शन होता है, तो यहां से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोगों को होना चाहिए, खासकर इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर बात करें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा।
दोस्तों ऊपर वाले ने जब ये पृथ्वी बनाई थी तो सोचा नहीं था कि यहाँ पर इंसान और जानवरों के बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा जैसा आज की डेट में देखने को मिलता है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर नहीं रहेंगे तो बहुत सारे इश्यूज निकल कर आते हैं। कई सारी रिपोर्ट कई सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती हैं। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस प्रस्तुत की गई या फिर ऑर्गेनाइज कराई गई यहाँ पर। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको IUCN बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसको आप लोग पता है, और UN डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। तो यहाँ पर इनका जो टारगेट है आप लोगों को पता है, यहाँ पर काफ़ी लंबे समय पहले यहाँ पर बात की गई थी कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में, जिसमें मैंने कई सारी बातें भी आप लोगों को बताई थी। तो उन्हीं को अचीव करने की बात की जा रही है। एक तो हमको सीखना पड़ेगा, इसी के साथ में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो मेन चीज़ है उसको देखना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैसे मिलकर हम लोग चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हैं। हमारे देश के अंदर में अगर बात करें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के, तो 4 स्टेट जो हैं वहाँ पर आप लोग काफ़ी लार्ज स्केल पर, जैसे हिमाचल प्रदेश में अंदर मंकी की वजह से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर में वाइल्ड बोर की वजह से, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो महाराष्ट्र के अंदर में नील गाय या वाइल्ड बोर, इसी के साथ में नील गाय और वाइल्ड बोर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। गुजरात के अंदर भी और गोवा के अंदर भी कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो जरूरी है कैसे हम लोग काम कर सकें। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं तो हाथियों के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि बिजली के तार लिखकर हाथी की जो जान चली गई, ट्रेन से टकराकर हाथी की जान चली गई, हाथी जो है जो वहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर आकर घुसाया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, पर इन रियलिटी तो हम लोग हाथी की जगह पर जाकर घुस गए, इसलिए यहाँ पर हम लोग इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं अपने आप को सही दिखाने के लिए। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें तो कई सारे लोगों की जान जाती है 2015, 16, 17 से अगर डेटा को आप लोग यहाँ पर काउंट करोगे, और इसी के साथ में कई सारे ऐसे टाइगर की भी जान गई है। अगर आप लोग पुराने टाइम में यहाँ पर देखोगे तो ऐसा नहीं है कि जानवर जो है वो बेसिकली इंसान को मारते हैं, इससे ज़्यादा तो इंसान जो है वो जानवरों को मार देते हैं, क्योंकि इंसान एक बुद्धिमान प्राणी हो चुका है तो वो ऐसी हरकतें काफ़ी आसानी से करता हुआ पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग काउंट करिएगा यहाँ से, ठीक है। देखो नॉर्मली हर एक जगह किसी न किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है। जैसे अगर शरीर के बारे में बात करें तो हाथ की अपनी इंपॉर्टेंस है, आँख की अपनी है, पैर की अपनी है, मतलब हर एक चीज़ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। घर में बात करें, बेडरूम अलग है, किचन अलग है, किसी का अपना एक तरीके से जो नहीं, सारी चीज़ें अलग सिस्टमेटिक वे में है। आप लोग अगर बात करें आपके मोबाइल में अलग अलग चीज़ें सेट कर रखी हैं आप लोगों ने। क्यों ऐसी ऐसी बातें बोल रहा हूँ? अगर कुछ चीज़ कहीं से खत्म होती है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालती है और कुछ ना कुछ उसके साथ में जरूर कोई ना कोई कनेक्टेड होगा। अभी बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, जो मार्शल लैंड होती है उसके बारे में बात की जा रही है, जो कि नॉर्मली दलदली टाइप का जो एक तरीके से ना जो एरिया पाया जाता है जहाँ पर हाफ पानी और कुछ टाइप का, तो वो खत्म होता जा रहा है यहाँ पर। तो ये अभी देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ समय में काफ़ी लार्ज स्केल पर जो है ये खत्म हो चुका है, 90% के करीब, जो खासकर सोल्ट वाला एरिया यहाँ पर हुआ करता था। और रीज़न क्या है? रीज़न है जैसे जैसे सी लेवल बढ़ रहा है तो पानी जो है वो समुद्र के अंदर में आ रहा है, ग्लेशियर पिघल पिघल कर, उसकी वजह से ये एरिया जो है ये खत्म होते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पर ये स्टडी निकल कर आई है कि 90% के करीब यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो इंसानों का जो हरकत है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चीज़ देखने को मिल रही है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हुआ नजर आ रहा है। जब इन्वायरमेंट के बारे में बात करें और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के का जिक्र न आए तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो इन्वायरमेंट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जरूर आएगा, क्योंकि कोई ना कोई हरकतें करता हुआ जरूर पाया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग NGT बोलते हैं, उसके द्वारा अभी एक हाई पावर्ड कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई, ताकि ग्रेट निकोबार में जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही थी उनका एनालिसिस किया जा सके। 72,000 करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई थी, जिनका क्लियरेंस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा दिया गया। कौन है मिनिस्टर, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बात करें तो 4 एरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर गैल्थे बे, जो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट जो आप लोगों को जो टर्मिनल देखने को मिलता है, ग्रेट निकोबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रेट निकोबार गैस एंड सोलर पाइपलाइन, एक तरीके से बोल सकते हैं प्लांट। इसी के साथ में कोस्टल सिटीज को डेवलप करने की बात की जा रही है। इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक चीज़ों को आगे लेकर चलने की बात यहाँ पर की गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे देश में एक ऐसी बॉडी है जो कि आर्टिकल 21 से निकाल कर लेकर आई जाती है। याद रखिएगा पार्ट 3 में फंडामेंटल जो राइट है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, उसमें आर्टिकल 21 है वो कि हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं, तो इन्वायरमेंट यहाँ पर आ जाता है फिर, ठीक है। तो उससे यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल निकालने वाला हमारा देश दुनिया में तीसरे नंबर का देश था। पहला और दूसरा कौन सा था ये आप लोग बताइए।
लोकेशन अगर देखना चाहता है तो ऊपर आप लोगों को अंडमान देखने को मिलेगा, नीचे निकोबार देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर रीजन है। यहाँ पर आप लोगों से पूछ लें यहाँ पर कैंपबेल जो बे नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, तो काफी सारी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, इसको लेकर कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ग्रेट निकोबार के बारे में यहाँ पर ही प्रोवाइड करा दी है कि हमारे देश का अगर बात करें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार। लार्जेस्ट अगर बात करें निकोबार ग्रुप में कई सारे एरिया हैं, लगभग 921 किलोमीटर आप लोगों को स्पेनिंग आइलैंड देखने को मिलेंगे। इंदिरा पॉइंट जो इंडिया का सदर्न सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो यहीं पर ही आप लोगों को निकल कर आता है। बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, कई सारे नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर। बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और एक्स सर्विसमैन पंजाब, महाराष्ट्र, ये आंध्र प्रदेश जो सेटल हुए हैं बहुत सारे यहाँ पर जाकर, तो ये भी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। बाकी मैप वाला लोकेशन आप लोग याद रखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। किसी भी एरिया को अगर प्रोटेक्टेड जोन बनाते हैं तो उस एरिया में रहने वाले लोगों के ऊपर भी कई सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। अभी बात की जा रही है यहाँ पर इंडिजिनस इंदू मिसमी। इंदू मिसमी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली, क्योंकि टाइगर रिजर्व जो है वो प्रपोज किया गया अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। इंदू मिसमी के बारे में अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली मिसमिस आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ये अरुणाचल प्रदेश एरिया में पाई जाने वाली एक ट्राइबल कम्युनिटी है, जो कि यहाँ पर मिसमी ट्राइबल कम्युनिटी का एक सब पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और यूनेस्को के हिसाब से यहाँ पर इंडेंजर्ड है, यानी कि काफी कम संख्या में बची हुई है। अभी बात करें दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले एरिया में, इसको टाइगर रिजर्व जो अभी प्रपोज किया गया उसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा सदमे में आ गए और इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट यहाँ पर कर दिया गया। इसकी वजह से आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों से बोला था कि यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, जैसे कि नामदफा नेशनल पार्क के बारे में, तो याद आप लोग रख सकते हैं पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामदफा नेशनल पार्क, ये सारे अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इसी के साथ में मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में कमलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी के साथ में ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। स्टेट पीसेस में तो बड़ी फ्रीक्वेंटली मैच करने के लिए आ सकता है, तो एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। अक्सर देखा होगा घर में जब बच्चा पैदा होता है तो खूब धूमधाम से जो है खुशियां बनाई जाती है, खासकर लड़के को लेकर। लड़की को लेकर पता नहीं कुछ लोगों को क्यों सदमे लग जाते हैं। इंडिया के अंदर में नई जो मेंढक की प्रजाति मिली है मेघालय के अंदर में, इसका नाम आप लोग याद रखते हैं और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर स्टडी की गई तो इसका पता चला, नाम दिया गया इसको यहाँ पर अम्लोप्स सीजू। तो यहाँ पर अम्लोप्स सीजू जो है वो बिलोंग करता है लार्जेस्ट जो रेन, एक तरीके से फोग होते हैं रेन, ठीक है, उनसे यहाँ पर बिलोंग करता है। ये इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना और जो बेसिकली मलया आइलैंड जो पेनिसुला है वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। डिस्कवर की गई नई जाति जो देश के अंदर में और 4th न्यूएस्ट जाति है यहाँ पर, जब आप लोग इसमें मेंढक की कैटेगरी में यहाँ पर इसके बारे में बातें करते हो तो ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, पर लेकिन जो नाम दिया गया यहाँ पर ये जरूर याद रखिएगा। बड़ी ही प्यारी सी एक चिड़िया है जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग समझ ही पाएंगे कितनी क्यूट सी लग रही है ना। तो यहाँ पर इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो बात की जा रही है पहला सेंसस, फर्स्ट एवर यहाँ पर जो सेंसस किया गया 179 मैंग्रोव्स जो यहाँ पर पिटा है, ये बर्ड जो है देखने को मिली जो कोस्टल उड़ीसा के अंदर में खासकर मैंग्रोव्स पिटा जो पक्षी पर्टिकुलर ये पक्षी है, आप लोग यहाँ पर देखते हैं कितना प्यारा सा है। इसका साइंटिफिक नेम जो दिया गया है ये है पिटा मेघारेंचा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो खासकर बात करें, ये जो बात करें तो यहाँ पर आयुसेन के अंदर में ये नियरली थ्रेटन है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर में आप लोगों को देखने को मिलता है। भितरकनिका जो नेशनल पार्क है यहाँ पर वो सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर में, जहां पर नॉर्मली ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर ये है बेसिकली ब्राह्मणी, इसी के साथ में बित्रानी रिवर जो इसी से कनेक्टेड आप लोग देखते हैं, और यहीं पर सोल्ट क्रोकोडाइल जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे काफी लार्ज स्केल पर, और ग्रेमाथा बीच जो कि ओलिव रेडल टर्टल के लिए फेमस है, ये उसी एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिच बायोडाइवर्सिटी वाला बीच है जो उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है। उड़ीसा के स्टेट पीसेस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। एलिफेंट के बारे में कभी क्वेश्चन पूछा है तो एक बात याद रखिएगा, हमारे देश के अंदर में भी कम हाथी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। लगभग ग्लोबल अगर देखा जाए तो 20% हमारे देश के अंदर में है। हमारे देश में कर्नाटका टॉप पर है, फॉलोड बाई आसाम और केरला में काफ़ी ज़्यादा हाथी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है।
मोर देन 60% ऑफ वाइल्ड एशियन जो एलिफेंट है वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, एशिया के अगर बोला जाए तो अकेले। इसी के साथ में कई सारे प्रोग्राम भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट, याद रखिएगा 1992 में स्टार्ट किया गया था, सेंट्रल के द्वारा मिलकर काम किया था कि कैसे हाथियों की संख्या जो है उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर बात की जाए एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट, दो तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर भी आप लोग इनको देख सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है आप लोगों के सामने, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कितना बड़ा है और ये सब चीज़ें, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर दी है। पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, IUCN में इनको इंडेंजर्ड में रखा गया है, अफ्रीकन को IUCN में यहाँ पर इनको भी इंडेंजर्ड में ही रखा गया है। ये पूछा जाता है आप लोगों से यहाँ पर कई बार, ठीक है। अफ्रीका में भी यहाँ पर आप लोगों को दो देखने को मिलेंगे, एक सवाना वाले हैं, एक है यहाँ पर फॉरेस्ट वाले। जो यहाँ पर फॉरेस्ट वाले हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में पहुंच गए यहाँ पर, तो ये काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं कई बार। एशियन वाले हमारे देश में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में शेड्यूल 1 में जहाँ पे हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है वहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है। ये यहाँ पर कुछ एलिफेंट रिजर्व हैं देश के अंदर में, जो कि आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। अगर आपके राज्य के अंदर में आते हैं तो आप लोगों को कम से कम इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। इसी के साथ में एक माइक करके प्रोजेक्ट है, जो कि आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था। हमारे देश के अंदर में लगभग 10 के करीब माइक की साइट है यहाँ पर, जिसमें प्रोग्राम है कि कैसे हम लोग यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं जो हाथियों की जान जा रही है। 2003 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो माइक और माइक साइट्स इन इंडिया, तो ये देखने को मिलती है यहाँ पर। तो हमारे देश के अंदर में 10 माइक साइट हैं जहाँ पर एलिफेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है इसके ऊपर फोकस दिया जाता है। ओलिव रेडी टर्टल के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई है कई बार, तो मैं ही पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर ये हर सीजन में आप लोगों को, जो बेसिकली उड़ीसा के अंदर में जो ऋषिकोल्या बीच है वहाँ पर ये मास नेस्टिंग के लिए आते हैं, और इस मास नेस्टिंग को एक शब्द भी बोला जाता है जिसको बोलते हैं यहाँ पर अरीबाड़ा। तो अरीबाड़ा कम से कम आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी कई सारे बच्चों को टर्टल और टोर्टोइज में डिफरेंस नहीं पता होता है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। जो टर्टल और टोर्टोइज होते हैं नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे इनके स्ट्रक्चर के बेस से बात कर सकते हैं, जैसे पंख टाइप में है, तो ये पानी में पाए जाते हैं। तो ये जो प्लांट भी खाते हैं और एक तरीके से एनिमल भी खाते हैं, पर लेकिन जो ज़मीन पर पाए जाते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। वेजी इज़ लव एंड वेजी इज़ लाइफ, तो यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। तो टर्टल जो है पानी के अंदर पाए जाते हैं, टोर्टोइज जो है वो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। एक अवार्ड है जिसको बोलते हैं यहाँ पर बिलहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड, इसको नोबेल प्राइज के तरीके से देखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर इसको नोबेल प्राइज वाली कैटेगरी में रखा जाता है टर्टल कंजर्वेशन के लिए। इनिशिएटिव तो कई सारे हैं। ऑपरेशन ओलिवा यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। मैंडेटरी यूज ऑफ टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस, ये बात की गई थी अगर आप लोग कल को चलकर मछली वगैरह पकड़ते हो। टैगिंग करने की बात की गई थी ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम है पर इंप्लीमेंट कितने होते हैं वो थोड़ा सोचने वाला मुद्दा रहता है। साइंटिफिक नेम के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लेपिडोसलिव एलोविशा, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम है। बाकी कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं तो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में देखने को मिलेंगे। IUCN में वनरेबल, इंडियन वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में शेड्यूल 1 और CITES में अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है। ऋषिकोल्या उड़ीसा के अंदर में देखने को मिलेगा। गिरिमाथा बीच ये भितरकनिका नेशनल पार्क है यहाँ पर, और देवी रिवर भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब, कई बार पूछे जा चुके हैं। अरीवाड़ा जरूर याद रखेगा क्वेश्चन अगर बन जाए तो। दोस्तों ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पर NDA CDS के अंदर भी अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों से बात की जाएगी, और UPSC के अंदर और स्टेट PCS के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है AFINDEX, यानी कि यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसका दूसरा संस्करण अभी महाराष्ट्र में देखने को मिला। इसमें 25 देशों के जो खासकर अफ्रीकन नेशन है उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया विद 124 पार्टिसिपेटिंग इंडियन ट्रूप, जो कि यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। अफ्रीका इंडिया मिलिट्री फॉर रीजनल यूनिटी के बारे में यहाँ पर बात की गई। उसी के साथ में UN पीस कीपिंग फोर्स के हिसाब से भी यहाँ पर चीज़ों को लेकर आगे चला गया। तो ये कहाँ पर देखने को मिली? महाराष्ट्र में एक्सरसाइज, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कोप इंडिया एक्सरसाइज के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है ये कोप इंडिया, तो ये एक बायलेटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, जो कि रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिली। 2004 में इसको स्टार्ट किया गया था। लास्ट एडिशन जो था इसका 2019 में देखने को मिला था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, हमारे देश के अंदर में यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कालियाकुंड जो एयरबेस है वेस्ट बंगाल के अंदर में, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, और इसमें जापान भी एज ए ऑब्जर्वर के तौर पर आया, ठीक है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। खासकर मालाबार एक्सरसाइज में आप लोगों को पता है कि जापान भी पार्टिसिपेट करता है और ऑस्ट्रेलिया भी, और जब भी कोई दूसरी एक्सरसाइज अभी किसी जैसे यूएसए के साथ में हो रही है तो ये कोशिश करते हैं कि इन देशों को भी एज ए ऑब्जर्वर के तौर पर बुलाया जा सके। कई बार न्यूज़ तो कुछ और होती है पर लेकिन क्वेश्चन कुछ और बन जाते हैं। जैसे बात की जा रही है लैंडस्लाइड के बारे में, यहाँ पर अभी रिसेंटली जो यहाँ पर सुबनसिरी डैम प्रोजेक्ट है तो वो न्यूज़ में आ गया था, जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लैंडस्लाइड की वजह से लगा कि दिक्कतें हो जाएंगी, तो याद रख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सुबनसिरी ये लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर देश के अंदर में एज ए डैम के तौर पर। यहाँ पर बात करें तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि हमारे देश के अंदर में रिवर सुबनसिरी पर बनाया जा रहा है। सुबनसिरी जो है इसको गोल्ड रिवर भी बोलते हैं। अगर देश के अंदर बात करें तो ये अपर ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है और ओरिजिनेट होती है तिब्बत हिमालयन रीजन से। लैंडस्लाइड को नॉर्मली हिंदी में बोले तो भूस्खलन बोलते हैं। कई सारे केसेस आप लोगों को यहाँ पर इसके नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में भी देखने को मिले और रिसेंटली अभी केरला और तमिलनाडु की साइड में भी काफ़ी देखने को मिले, और नॉर्थ में तो देखने को मिलती हैं यहाँ पर, खासकर जो उत्तराखंड वाले रीजन में अगर आप लोग जाओगे तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम कहाँ है, कहाँ पर है, किस रिवर के ऊपर है और न्यूज़ में था, तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका की एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को पता है कि श्रीलंका की खस्ता हालत रही रिसेंटली, अभी एक्सरसाइज के बारे में पूछा है तो 10th एडिशन यानी कि 10वां जो संस्करण है यहाँ पर दोनों के बीच में भी देखने को मिला, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। एक्सरसाइज जो मैत्री है ये आप लोग याद रखिएगा, एक्सरसाइज जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज मैत्री भी आप लोगों को देखने को मिलती है। वैसे SLINES के बारे में बात किया जो कि कोलंबो में देखने को मिला 10वां एडिशन। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक्सरसाइज कवच के बारे में। तो कवच जो है एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इनके बीच में ट्यूनिंग कैसे बैठा सकते हैं, कल को चलकर किसी देश के साथ में कोई हाथापाई होती है, पड़ोसी देश के साथ में किसी की हेल्प करने की बात आती है, तो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड क्या एक पैरेलल वे में काम कर सकती है, तो उसको चेक करने का एक तरीका है एक्सरसाइज कवच। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। कंक्लूड की गई अंडमान एंड निकोबार ये बेसिकली कमांड के द्वारा, जो कि बे ऑफ बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलती है। फिलीपीन के साथ में चाइना की बनती नहीं है, और फिलीपीन के साथ में यूएस से जाकर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करे तो चाइना को जलन तो होगी। तो इसी के वजह से यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर बालिकटन ये मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के बीच में आप लोगों को देखने को मिली, तो ये यूएसए और फिलीपीन के बीच में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली इंडो पैसिफिक रीजन में। एक्सरसाइज जो है फर्स्ट टाइम 1991 में स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं दोनों, और कहीं ना कहीं चाइना को टैकल करने की कोशिश की जाती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, ऐसा एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं। एक्सरसाइज जो कि यहाँ पर अभी रिसेंटली देखने को मिल रही है आप लोगों को यहाँ पर फ्रांस के अंदर में, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया एक्सरसाइज के अंदर में। ठीक है, तो फर्स्ट ये ओवरसीज एक्सरसाइज है जिसमें रफाल के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो यहाँ पर ओरियन जो फ्रांस के अंदर में ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, तो फ्रांस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर बात करें डिफेंस डील के मामले में, तो ये एक अच्छा तरीका है एक दूसरे के साथ में चीज़ों को आगे लेकर चलने का और ज़्यादा। नेक्स्ट हमारी एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर ग्रीस के अंदर में जो एक्सरसाइज है यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करने की बात की गई, जिसका नाम था INOCHOS 23। तो ये एक डिफरेंट तरीके की एक्सरसाइज है। अगर पूछा है तो किस किस के बीच में है, तो इंडिया और ग्रीस के बीच में देखने को मिली। कैसे मिलकर काम कर सकते हैं इसके बेस पे था पूरा काम। सुखोई 30 के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, C-17 जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी पार्टिसिपेट किए, तो काफ़ी लार्ज स्केल पर एक्सरसाइज यहाँ पर देखने को मिली। तो ग्रीस का नाम नॉर्मली आप लोगों ने डिफेंस में नहीं सुना होगा, अगर कल को क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे, तो इसका नाम कम से कम आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये है लॉकबिट रैंसम जो वेयर है, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में देखने को मिला। तो यहाँ पर मैक के अंदर भी इसको टारगेट किया गया। नॉर्मली बोलते हैं ना कि मैक जो है बेसिकली जो एप्पल वाला है उसको टारगेट नहीं करता है, तो यहाँ पर भी आप लोग देखने को मिला। ठीक है, तो मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी टारगेट किया गया। तो याद रखिएगा लॉकबिट एक रैंसम वेयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था। यहाँ पर कई बार क्या होता है, इंपैक्ट क्या होता है, डेटा लॉस हो जाना, फाइनेंशियल लॉस हो जाना, प्राइवेसी का ब्रीच करना, क्योंकि आप लोगों का डेटा भी चोरी इनके द्वारा किया जा सकता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको पहले यहाँ पर बेसिकली ABCD के नाम से जानते थे, अभी यहाँ पर इसको नया नामांकन इसका किया गया है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
देखिए हैकर जो होता है वो कई तरीके से काम करता है। आप लोगों का डेटा चुरा लेता है, उसको हैक लॉक कर देता है, पैसे मांगता है, फिरौती नहीं मांगने वाली बात होती है वो सारी चीज़ें, या फिर आप लोगों का डेटा चोरी कर कर कहीं बेच देता है, तो प्राइवेसी का इशू यहाँ पर निकल कर आ जाता है। तो वो सारे लोगों का कंज्यूमर का डेटा जो है टाइम टू टाइम इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। अलग अलग हैकर के द्वारा ये एक्सेस किया जाता है, क्योंकि सब कुछ आज के डेट में ऑनलाइन पड़ा हुआ है और लोग जो है अवेयर नहीं होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, कहीं पर भी किसी भी तरीके से क्लिक कर देते हैं, फिर दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो सरकार भी ऐसे वैसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। जैसे हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग बात करोगे, इंडियन साइबर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सुरक्षित भारत या एक तरीके से स्वच्छता केंद्र बनाए गए यहाँ पर, नेशनल जो साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर देखने को मिलेंगे, साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी, केरला गवर्नमेंट का भी यहाँ पर आप लोगों को अलग से प्रोग्राम है। बाकी बुदापेस्ट कन्वेंशन है इसी मुद्दे को देखने के लिए। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये किस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए है। तो ये 2001 में साइन किया गया कि कैसे यहाँ पर इसके ऊपर काम करना है, हालांकि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कुछ यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को लेकर। वैसे केएस पुत्तास्वामी के बाद में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 21 के तहत में, पर अब तक हमारे डेट में जो हमारे देश के अंदर में प्रॉपर सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, जिसके चलते कई बार इशू निकल कर आते हैं। कोई भी कंपनी आती है तो दादागिरी चलाती है, क्योंकि कानून हो तो ढंग से काम भी किया जाए। तो कानून उसके ऊपर सरकार जो है लगी हुई है अच्छे से काम करने के लिए। बहुत सारे देशों ने अपने अपने कानून बना लिए हैं ताकि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल की मैं न्यूज़ कवर करूंगा, जिससे बहुत सारी चीज़ों को आप लोग समझ पाओगे, कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा फिर। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। खासकर जब बात करें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफ़ी लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी यहाँ पर, उसको कोई और देश जो है वो आकर ज्वाइन करने की बातें करें। इसको पहले यूएसए ऑलरेडी छोड़ चुका था, जिसकी वजह से न्यूज़ में भी आ गई थी यहाँ पर। अभी यूके के द्वारा बोला गया कि वो इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव ये एग्रीमेंट है फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसको CPTPP के नाम से भी आप लोग जानते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया बुर्नोई। देखिए आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन है जो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। ये पर्टिकुलर रीजन था जब इसमें यूएसए भी था यहाँ पर, ठीक है, पर लेकिन यूएसए ने छोड़ दिया। जापान ने बोला अकेले लेकर चलेंगे इसके, उस टाइम पर 12 मेंबर इसके अंदर हुआ करते थे। ठीक है, साइन किया गया था 11 कंट्रीज के द्वारा यहाँ पर, सेंटिगो जो चिली के अंदर में, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में भी था कई बार। अभी ब्रिटेन ने बोला है इसको ज्वाइन करने के लिए, तो इसकी वजह से यहाँ पर 12 मेंबर हो जाएंगे फिर से। देखो आगे चलकर यूएसए इसमें जुड़ता है या फिर नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट है खासकर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूज में आ गया। एग्जाम के लिए आप लोग याद जरूर रखिएगा। पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, और इकोनॉमी के बारे में बात करें तो 25 ट्रिलियन है इनकी इकोनॉमी, अगर हम लोग काउंट करें तो। काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है जब से रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई है, तो यहाँ पर अलग अलग देश जो है आपस में मिलकर अपनी लोकल करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। इंडिया और मलेशिया जो है वो डॉलर से दूर हट रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि इंडियन रुपी में व्यापार करेंगे। इससे क्या होगा, अच्छी बात ये रहेगी कि हमारा जो रुपी है वो इंटरनेशनलाइज हो रहा है। यहाँ पर रसिया के साथ में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने स्पेशल जो रुपी वोस्त्रो अकाउंट खोलने की बात की गई, उसके बारे में आप लोगों को पता ही है। कई सारे देश आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। इसको अगर लेकर चले हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने रुपये का डेप्रिसिएशन, हम लोग को फोकस देना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग को बेटर जो प्राइसिंग गुड्स एंड सर्विस के बारे में बात की जाती है, और ग्लोबल एक्सेप्टेंस यहाँ पर बढ़ेगी हमारे रुपये की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों के लिए बेसिक एक पॉजिटिव न्यूज़ आप लोग इसको बोल सकते हैं अपने देश के लिए। ये एक और स्लाइड है वैसे यूपी रुपी जो यहाँ पर ट्रेड रूट कहाँ पर हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है इसको ओपेक बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती है, और हम लोग दुनिया में ऐसे देश हैं जो कि दुनिया भर का पेट्रोल और क्रूड ऑयल कच्चा तेल खरीदते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन कई बार न्यूज़ में रहती है यहाँ पर कई सारे रीजन की वजह से 85% जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल है हम लोग यहाँ से खरीद कर लेकर आते हैं, पर लेकिन कई बार क्या करते हैं यहाँ पर ये प्राइस जो है काफ़ी बढ़ाने के लिए कट कर देते हैं। बेसिकली उसमें एक तरीके से ना तेल को एक प्रोड्यूस करने में क्यों करेंगे कट, क्योंकि मार्केट में कमी होगी तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ेगा। तो इसकी वजह से हमारे देश के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। रुपये कमजोर हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, स्टॉक मार्केट पर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। अभी आप लोगों को देखने को मिला, इसीलिए हम लोग सोलर एनर्जी और उन सब चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। ये देश जो है जो तेल बेसिकली एक तरीके से अपने देश में प्रोड्यूस करते हैं, ये कई बार मनमानी करते हुए भी यहाँ पर नजर आते हैं। ओपेक तो वो कंट्री है जो नॉर्मली डिसीजन लेती है, पर लेकिन फिर बहुत सारे देश में और ज़्यादा तेल निकलने स्टार्ट हो गया तो इन्होंने उसको ओपेक प्लस बोल दिया। जैसे कि इसमें रसिया काफ़ी बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओपेक प्लस में अजरबैजान, बहरीन, बुर्नई, कई सारे देश आप लोगों को नजर आएंगे।
कतर जो था यहाँ पर बात करें तो कतर यहाँ पर जो एक तरीके से जो टर्मिनेट की मेंबरशिप यहाँ पर 2019 में, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था। इसके फिलहाल के टाइम पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1960s में। बाकी मेंबर कंट्री के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ओपेक और ओपेक प्लस में हल्का सा डिफरेंस आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। ये टोटल आप लोगों के सामने जो देश है यहाँ पर ओपेक कंट्री, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक ऐसी न्यूज़ थी जो कि दुनिया में छाई रही कि अभी रिसेंटली फिनलैंड के द्वारा किसको, नेटो को ज्वाइन कर लिया गया। पर लेकिन रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, यूक्रेन बेचारा जो चिल्ला रहा था उसको जगह मिली नहीं। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1949 में एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन साइन की गई। ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें ये रहता है कि सारे मेंबर मिलकर काम करते हैं और इसमें एक आर्टिकल 5 रखा गया। उसका ये मतलब है अगर कोई भी इंसान जो है, ये मतलब कोई भी देश जो है किसी एक देश के ऊपर अटैक करेगा तो सारे देश इकट्ठे हो जाएंगे। ये पावर आर्टिकल 5 देता है, यानी कि मिलकर चुन चुनकर उस देश को यहाँ पर मारेंगे इकट्ठा होकर। यानी कि एक के ऊपर अटैक किया तो सबके ऊपर अटैक, जैसे एक घर में किसी के ऊपर कोई थप्पड़ थप्पड़ मार दे, कुछ इशू हो जाए तो सारे घर वाले जो हैं उसके ऊपर जाकर चढ़ जाते हैं। तो ये वाली बात है यहाँ पर। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस पैटर्न पर यहाँ पर काम करती है। इसलिए जिसको लगता है कि जो इसका मेंबर बन जाए तो फिर बल्ले ही बल्ले है। सोचो अगर कल को इंडिया जो है वो नेटो का मेंबर बन गया और यहाँ पर चाइना को, अगर कल को चाइना ने अपने ऊपर अटैक कर दिया तो फिर चाइना की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हमारे ऊपर अटैक कर दे या फिर किसी के थ्रू अटैक करवा दे, क्योंकि सारे के सारे नेटो मेंबर जो हैं फिर हमारे हित में, हमारे सपोर्ट में आकर खड़े हो जाएंगे। ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो बताइए इंडिया को यहाँ पर नेटो का मेंबर बनना चाहिए या फिर नहीं, आप लोग ये क्या राय है? पर लेकिन लेने के देने भी पड़ते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, क्योंकि पानी की कंडीशन आप लोग समझते हैं आज के डेट में पीने के लिए नहीं मिलता है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो और लोगों को परेशानी होती है, गर्मी के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस जो है पहली बार हुई थी यहाँ पर 1977 में। ठीक है, तो मार दे यहाँ पर पाल्टा, ये अर्जेंटीना के अंदर में हुई थी, मार दे पाल्टा। ठीक है, थीम ओवर वाटरशेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। अभी जो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, एक्सेलरेटिंग द चेंज के बारे में बात की गई थी जब थीम देखने को मिली थी, और होस्ट की गई थी यूएसए, तजाकिस्तान और नीदरलैंड के द्वारा। वर्ल्ड वाटर डे के बारे में बात की जा रही है। देश के बहुत सारे इनिशिएटिव है कि कैसे पानी को हम लोग को सही से प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, क्योंकि आज की डेट में पानी की सबसे ज़्यादा बेइज्जती होती नजर आती है। बर्बाद इतना करते हैं लोग जिसकी कुछ हद नहीं है, चाहे गांव की बात कर लो चाहे शहरों की बात कर लो। तो इसलिए अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो यही पानी जो है हम लोग को हमारी औकात दिखाएगा एक दिन। जितना हम लोग इतना हल्के में लेते हैं ना जिस चीज़ को, वो अक्सर हमारी औकात दिखाती हुई नजर आती है। ये आप लोग देखते हैं, अगर हम नहीं सुधरे तो पानी बोलेगा कि मैं सुधारूंगा तुमको, मैं बताता हूँ कि मेरी औकात क्या है। ठीक है, तो अपनी औकात सुधार लो इससे पहले कि पानी अपनी औकात में आए, ये बोल सकते हो। चाइना जापान के बारे में बात करें तो यहाँ पर बात करें कि हॉटलाइन स्टार्ट हो रही है चीज़ों को सोल्यूशन निकालने के लिए। किसके ऊपर? ये सिंकाकू आइलैंड। याद रखिएगा, चाइना और बेसिकली जापान के बीच में आइलैंड है, यहाँ पर इसको सिंकाकू बोला जाता है जापान के द्वारा। इसी के साथ में दियो बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा। इसको मतलब इसके अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर ताइवान जो है इसको यहाँ पर ताइयोताई बोलता है। तो ये सब अपना अपना यहाँ पर इस पे वर्चस्व दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस रीजन में यही आइलैंड ये है बेसिकली लड़ाइयों का रीजन रहता है। आप लोगों को कुरिल आइलैंड देखने को मिलेगा नॉर्थ पैसिफिक के अंदर में, जिसपे रसिया और जापान लड़ रहे हैं। चागोस आइलैंड के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्रिटेन और मॉरिशस लड़ रहे थे। हालांकि ये ब्रिटेन मॉरिशस को मिल गया, पर लेकिन ब्रिटेन जो है फिर भी बदतमीजी काटता है कई बार। तो ये कई सारे रीजन हैं यहाँ पर जो कि इस तरीके से लड़ाई में रहते हैं। तो कई बार मैच करने के लिए आते हैं, भाई साहब बताओ कहाँ पर लोकेटेड है या किसका क्या नाम पुकारा जा रहा है। तो ये ऐसी न्यूज़ है जो आज से नहीं है, कभी पहले बहुत पहले से यहाँ पर ये चीज़ें चली आ रही है, आज से नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ें। तो टाइम टू टाइम बार बार अगर मन करता है एग्जामिनर का तो मजे लेने के लिए पूछ लेता है क्वेश्चन। इंडिया और जापान के रिलेशन काफ़ी प्यारे चल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। खासकर शिंजो एबे साहब जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने इसकी नींव रखी, काफ़ी चीज़ों को आगे लेकर चला गया। अभी 7th इंडिया जापान डिफेंस पॉलिसी जो डायलॉग आप लोगों को देखने को मिला, को चेयर किया गया यहाँ पर दोनों कंट्री के द्वारा न्यू दिल्ली के अंदर में। हाईलाइट जो थी यहाँ पर 7th डिफेंस डायलॉग की, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर में ये सर्विस लेवल की एक्सरसाइज के बारे में बात की गई, यहाँ पर कैसे कोऑपरेशन को और अच्छे लेवल पर लेकर चल सकते हैं उसके बारे में बात की गई। एडवर्स अगर सिचुएशन बनती है कैसे डील कर सकते हैं उसके बारे में बात की गई। याद रखना 2+2 डायलॉग, 2+2 डायलॉग यहाँ पर दो कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, दो इंपॉर्टेंट लीडर के द्वारा। आप लोग ये बताना है कि दोनों देश के कौन कौन से लीडर मिलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, या फिर डिफेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर, या फिर होम मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, तो बताना है आप लोग यहाँ पर। 2+2 डायलॉग जो है ये हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है दो देश के बीच में। इंडिया 2+2 जो है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रसिया के साथ में आप लोगों को देखने को मिलता है इंडिया का ये डायलॉग। तो पूछा जाए तो कौन कौन से देश के साथ में है, तो कंफ्यूजन आना कतई नहीं है। ठीक है,
डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कि इंडिया जो है अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया है, तो किसके लिए? तो यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए इंडिया का इलेक्शन अभी आप लोगों को देखने को मिला। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है ये 1947 में स्टैब्लिश किया गया था। टोटल मिलाकर 24 मेंबर हैं। हमारा जो टर्म है 2022 से लेकर 2024 तक है। तो कल को चलकर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर 2024 में भी आप लोगों से क्वेश्चन इसके बारे में पूछ रहे, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। 2025 में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक तरीके से ना कुछ टाइम पीछे के करंट अफेयर आप लोगों से पूछ लेते हैं। 2023 में पूछा जा सकता है। तो हर तरीके से आप लोगों को यहाँ पर तैयार रहना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर। नेक्स्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है जो वायरल हुई यहाँ पर, ये है, नाम आप लोग याद रखिएगा। ये काफ़ी बुजुर्ग इंसान है जिसका नाम है यहाँ पर जॉर्ज सोरस। इनके द्वारा बोला गया कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है यहाँ पर। तो उसके चलते काफ़ी ज़्यादा बातें यहाँ पर देखने को मिली। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो डेमोक्रेसी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए यूएन के द्वारा भी फंड दिया जाता है, जो कि क्रिएट किया गया था कोफी अन्नान साहब के द्वारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी यहाँ पर रहा इसकी वजह से। तो इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर भी है पर्टिकुलर, और इसी के साथ में अगर बात करें, इसको एडवाइजरी बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। जॉर्ज सोरस साहब जो है ये डेमोक्रेसी एक तरीके से कैसी चलनी चाहिए उसके ऊपर फोकस करते हैं। इंडिया के अंदर भी ये फंड जो है ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कई बार न्यूज में आते हैं, तो डिफरेंट तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग याद रख सकते हैं, हल्का सा पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी ये असेसमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर खासकर फोकस जो दिया गया इंटरनेशनल जो एविएशन सेफ्टी असेसमेंट के द्वारा। तो एक साल के बाद में यहाँ पर चीज़ें प्रस्तुत की गई, इंडिया की सेफ्टी कैटेगरी जो रिव्यू की गई यहाँ पर। तो हमारी सेफ्टी कैटेगरी काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिली, ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर इंडिया जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर पा रही है, जो कि शिकागो कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पर ये। ठीक है, और हमारा जो कैटेगरी स्टेटस जो है यहाँ पर ये कैटेगरी 1 में हमको यहाँ पर रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। वैसे इसके बारे में बात करूं आप लोगों से तो याद रखिएगा यहाँ पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर फोकस देती है। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी 1944 में बनाई गई, 193 मेंबर है, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये क्वेश्चन तो अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो समझ सकते हैं जैसे एसएससी में मान लीजिए यहाँ पर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर एसएससी एक बच्चा कह रहा है कि सर आप तो यूपीएससी का पढ़ाते हो, एसएससी में थोड़ी ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। यार करंट अफेयर होता है, क्या एसएससी क्या यूपीएससी, आप लोग सारा कवर करके जाओ अच्छे से, तो जहाँ पे भी क्वेश्चन आए वहीं पे चिपका दो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप लोग थोड़े अच्छे लेवल पर पढ़ोगे तो आप लोग अपने कॉम्पिटिटर से भी आगे निकल जाओगे। हालांकि उनसे आगे निकलने कोई मतलब नहीं है, अपने आप से आगे निकलो तो आप लोग आराम से सिलेक्शन लोगे टॉप रैंक के साथ में। ठीक है, 7 दिसंबर 1944 में बनाया गया शिकागो कन्वेंशन के थ्रू। तो बेसिक याद रखिएगा। G7 जो मिनिस्ट्रियल जो है अभी रिसेंटली कार्बन फ्री के बारे में बात की गई 2035 तक का, तो ये अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। कार्बन फ्री 2035 तक का, सोलर विंड का फोकस करेंगे 2030 तक का, फोसिल फ्यूल सब्सिडी को बंद कर देंगे 2025 तक का। तो देखते हैं क्या ये कर पाते हैं यहाँ पर। बाकी इंडिया के तो बहुत सारे प्रोग्राम है यार इसको लेकर कि हम लोग काम करेंगे, पर G7 कंट्री का जो फोकस था, इनका बेसिक पर्पज ये था कि कैसे दुनिया को थोड़ा सा अच्छा बनाना है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा G7, G8 और G20 में डिफरेंस क्या है। पहले G7 के साथ में जो लंगोटिया यार हुआ करता था वो था रसिया को इन्होंने बेसिकली लतियाकर बाहर निकाल दिया यूक्रेन के मुद्दे पर। जब क्रीमिया यूक्रेन ने जब हड़पा था या 2014 में, तब से यहाँ पर ये रसिया बेचारा बाहर घूम रहा है। फिर यहाँ पर G7 रह गए। वैसे G20 जो ग्रुप है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा रसिया है। ठीक है, बाकी G20 के बारे में भी यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। हेल्थ इज वेल्थ आप लोगों ने कई बार सुना होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इस फील्ड में काफी दुरुस्त तरीके से काम करता है। तो रिसेंटली अभी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर बात की जा रही है कि अभी यहाँ पर रेजिलियंस फॉर एमर्जिंग थ्रेट, तो यहाँ पर बात की जा रही है प्रिपेयर्ड रहना इसके लिए। तो पूछे कि PRET यानी कि प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर एमर्जिंग थ्रेट, ये इनिशिएटिव किसका है? तो ये लॉन्च किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसी के साथ में इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 एम फोकस है कि इंप्रूव करना है पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को, और इसी के साथ में पैथोजन के एक तरीके से बेस्ड ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे फरवरी 2023 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा पब्लिश किया गया जीरो ड्राफ्ट पेंडेमिक जो बेसिकली ट्रीटी है, जिसके ऊपर फोकस ये था कि कैसे हम लोग यहाँ पर पेंडेमिक जैसे अगर कोई सिचुएशन बनती है तो हर एक लेवल पर हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो बिग कैच बिग इनिशिएटिव, तो ये कई सारों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया, जैसे WHO, यूनिसेफ हो गया, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030।
ताकि आने वाले टाइम में वैक्सीन भी यहाँ पर प्रॉपर वे में मिल सके और प्रिवेंटेबल कोई वैक्सीन बनाई जा सके ताकि कोई बीमारी भी अगर आती है तो ये कई सारे ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती हैं जहां से क्वेश्चन आप लोगों के बच जाते हैं। इक्का दुक्का आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन कहाँ से आगे, यहाँ से आगे भाई साहब। थोड़ा सा भी अगर सीरियस रहोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ते रहिए, ठीक है। हेल्थ से यहाँ पर ये टॉपिक निकल कर आते हैं, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था एक न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी रिसेंटली देखने को मिली कि इंडिया को अपना जो सोल्ट इनटेक है यानी कि जो नमक खाना है उसको कट करना चाहिए। अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तो इंडिया जो है वो अपनी इकोनॉमी बेसिकली लॉस्ट कर चुका है मोर देन 2 ट्रिलियन 2012 से लेकर 2030 तक का कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से, और हार्ट अटैक की बीमारी बहुत ज़्यादा आती है जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर नमक खाते हैं। तो इसी के ऊपर बात की गई कि सोडियम इनटेक जो है वो आप लोगों को कम करना चाहिए। ब्लड प्रेशर की जब बीमारी होती है उसमें भी देखने को मिलता है। लोअर अगर सोडियम इनटेक किया जाता है 1 ग्राम पर डे तो ये बात की जा रही है टू द 5 मिलीग्राम ये रिड्यूस करेगा जो ब्लड प्रेशर जो हाई रहता है उसमें। ये खासकर जिनकी एज 55 के एयर फेयर में आप लोगों को देखने को मिलती है तो हार्ट की बहुत सारी बीमारी निकल कर आती है। 3.7 ट्रिलियन ये यहाँ पर इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा 2025 तक का दुनिया भर में अगर आप लोग देखा जाए। WHO रिकमेंड करता है कि डेली लेस देन 5 ग्राम जो सोल्ट आप लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर खा रहे हो तो फिर वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा आप लोगों की बॉडी के ऊपर। नहीं, हर जगह नमक लगाकर खाना, कुछ चीज़ों को नेचुरली यूज़ किया ना। जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग अमरूद खा रहे हो, आप लोग एप्पल खा रहे हो, बनाना खा रहे हो, तो उनको ऐसे भी खा के देखो, नेचुरली भी उनका एक टेस्ट होता है तो उसको फील करने की कोशिश करो। क्यों उसमें अलग से टेस्ट ऐड करना है हर एक चीज़ में। WHO के द्वारा पब्लिश किया है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन, तो ये WHO प्रस्तुत करता है। तो यहां से क्वेश्चन अगर पूछ ले आप लोगों से कोई तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन जाता है, इसलिए बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, ठीक है। अगर बात करें हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि 7वें शेड्यूल के अंदर में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर यूनियन लिस्ट देखने को मिलेगी, आप लोगों को स्टेट लिस्ट और आप लोगों को कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव जो हेल्थ केयर स्कीम के बारे में बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेब्लिश की गई थी 1954 में, प्रोवाइड कराने के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर इंडिया के अंदर में। तो कई सारे इनिशिएटिव भी है तो इसको रिवाइज अभी कर दिया गया है ताकि हेल्थ जो है उसको सही डायरेक्शन में लेकर चला जा सके। तो हेल्थ को वेल्थ बनाने की कोशिश पूरी की जा रही है। यहां पर बात की जा रही है FAHD मिनिस्ट्री के बारे में। FAHD क्या होता है? ये फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री है जिसके बारे में बात की जा रही है। पुरुषोत्तम रुपेला जो हमारे देश के मिनिस्टर हैं इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के, उनके द्वारा एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर। इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कुछ हद नहीं है। क्यों? क्योंकि वन हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो पहले तो क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि एनिमल प्रिपेयर्डनेस पेंडेमिक जो इनिशिएटिव है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ये हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ जो एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा स्टार्ट किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, किसके साथ में मिलकर? ये वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर, ठीक है। कई सारे इनिशिएटिव यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कि डिफाइन करना है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन, अगर आउटब्रेक कल को कोई होता है किसी भी तरीके से नेशनल और स्टेट लेवल पर, डिजाइन करना है ओवरऑल इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में स्ट्रेंथन करना है जो रेगुलेटरी सिस्टम होता है उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है कि इंसान, जानवर और इन्वायरमेंट को साथ में लेकर चलें तो ही इस दुनिया को हम लोग सुधार पाएंगे, वरना नहीं सुधार पाएंगे। तो वन हेल्थ के बारे में इतनी सारी मिनिस्ट्री अगर स्टेट साथ में मिलकर काम करते हैं तब जाकर इसका सॉल्यूशन निकलना है। सारी NGO प्राइवेट वगैरह सब आकर यहां पर इसके अंदर में काम करेंगे तब जाकर सॉल्यूशन निकलेगा। इसीलिए इसको इतना ज्यादा अप्रिशिएट भी यहां पर किया जा रहा है कि इसके ऊपर काम करना जरूरी है। देखिए नॉर्मली इंडस्ट्री जो है वो हेल्थ से एक अलग तरीके से देखती है पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ से, पर लेकिन अगर वो डिजिटल हेल्थ समिट पूछा आप लोगों से कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है, तो यहाँ पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। डिजिटली आज की डेट में आप लोग अगर देखोगे ना चीजों की, यार कुछ भी चीज डिजिटल हो रही है आज की डेट में। इवन कोविड-19 के टाइम पर ड्रोन ने दवाइयां प्रोवाइड कराई उन एरिया में जाकर जहां पर नॉर्मली इंसान नहीं जा पाते हैं। सोच लो आप लोग, यहां पर अभी ब्लड को ड्रोन से डिलीवर करने की बात की जा रही है। प्रेक्टो जैसे ऐप हैं, ऑनलाइन जाकर आप लोग अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग डॉक्टर से बात कर सकते हैं, इमरजेंसी में आप लोगों को फायदा हो सकता है। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें तो डिजिटल हेल्थ के ऊपर बात की जा रही है और इसीलिए सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच लेकर चलने की बात इनके द्वारा की गई। तो याद रखिएगा नाम क्या है, डिजिटल हेल्थ समिट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई? CII के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा मिलकर।
कुछ इनिशिएटिव हैं, जैसे मैंने बताया था पहले भी यहाँ पर, ये गवर्नमेंट के डिजिटल हेल्थ से रिलेटेड इनिशिएटिव हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन, इसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, और कोविन ऐप के बारे में सब जानती हैं। कोविड-19 के टाइम पर सबने इसी से रजिस्टर कराया था अपना हेल्थ का टीका लगाने के लिए। किस किस ने नहीं कराया वो जरूर बताना, ठीक है। अभी लगवा देते हैं एक एक और, ओके। पॉलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए, जो कि कई बार रिपीटेडली न्यूज़ में आती हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर निकल कर आ रही है सेंटर और स्टेट जो है उनकी पावर जो है पानी को लेकर, जो पानी जो रिसोर्सेज है उसके बारे में बात की जा रही है, उसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर। आज की डेट में कई सारे जो राज्य हैं वो आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं पानी को लेकर, तो कैसे उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। तो उड़ीसा के द्वारा कंप्लेंट की गई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को इंटर वाटर रिवर जो डिस्प्यूट को लेकर, जो कि एक्ट है हमारे देश में 1956 का, छत्तीसगढ़ मिसलीड कर रहा है एक तरीके से क्या, जो महानदी जो एक तरीके से वाटर के बारे में बात की गई, तो महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की बात यहाँ पर की गई, जो कि महानदी रिवर के बारे में बात की जाती है, खासकर नॉन मानसून सीजन में, क्योंकि पानी सबको चाहिए पर लेकिन उसका पानी इधर उधर किया जाए तो फिर दिक्कत निकल कर आती है। तो इंटर वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करें तो याद रखिएगा हमारे संविधान में 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, सेंटर यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में एंट्री 17 है पानी से रिलेटेड, और सेंट्रल लिस्ट में एंट्री 56 है, यूनियन लिस्ट में जो बोलते हैं। और आर्टिकल 262 है जो कि यहाँ पर पावर देता है पार्लियामेंट को कि सॉल्यूशन निकाला जाए। उसी के बेस पर रिवर बोर्ड एक्ट लाया गया 1956 का, और इंटर वाटर डिस्प्यूट एक्ट लाया गया 1956 का, ये याद रखिएगा सॉल्यूशन निकालने के लिए। कई सारे ट्रिब्यूनल बनाए गए ईयर ऑन ईयर, और करंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्टेटस भी बताया गया है। बाकी कावेरी वाटर डिस्प्यूट 2004 का है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक के अंदर में। महानदी वाटर डिस्प्यूट 2018 का है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच में। ये इसी के साथ है महादेवी वाटर डिस्प्यूट है, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र के बीच में 2010 का। रवि ब्यास वाटर ये 1986 का है यहाँ पर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का। इसी के साथ में यहाँ पर वंशधरा जो वाटर डिस्प्यूट है यहाँ पर, ये 2010 का है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो ये अलग अलग लड़ाई हैं जो कि पानी को लेकर चल रही है, और पानी के ये मुद्दे आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बेसिक है, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को वोट डालने जाना है तो हमारे देश के अंदर में एक सिस्टम है जिसमें आप लोग वोट डालोगे तो फिर आप लोगों का वोट का वेरिफिकेशन होगा, और आप लोग वोट का वेरिफिकेशन करने के बाद में पता चलेगा किस पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी को वोट दी है। यानी कि मशीन में जैसे आप लोग यहाँ पर दबाते हो, आप लोग की जैसे वोट यहाँ पर जैसे पोलिंग जो ऑफिसर्स होता है वो आप लोग को बोलता है आप लोग को दबाना है, बटन आप लोग दबाते हो तो आप लोग की वोटिंग मशीन जो है वो आप लोग का वोट दर्ज करती है। फिर वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यहाँ पर आप लोगों का वोट जो है वो कुछ सेकंड के लिए दिखता है, लगभग 7 सेकंड के लिए, जिससे आप लोग वेरीफाई कर सके कि जिसको वोट दी है वो उसी की है। पर लेकिन इस मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है कि कई बार यहाँ पर कई सारे लोग जो है उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, पर लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको लेकर ढंग से काम नहीं करता है। याद रखिएगा आर्टिकल 324 हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो देश में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराए, पर लेकिन यहाँ पर कई बार अपोजिशन जो है आरोप लगाती हुई पाई जाती है कि ये ट्रांसपेरेंट वे में इलेक्शन नहीं होते हैं। यहाँ पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है प्रेजेंट टाइम पर, ये जरूर बताना। दोस्तों एग्रीकल्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है डायरेक्ट एग्जाम के अंदर में, बात की जा रही है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, यानी कि जो नेचुरल फार्मिंग होती है जिसमें हम लोग कोई खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। ये फॉर्मुलेट किया गया था बेसिकली, इसके तहत यहाँ पर काम किया जा रहा था कि हमारे देश के अंदर में जो भारतीय यहाँ पर एक तरीके से प्राकृतिक कृषि जो पद्धति है उसको फोकस करने की बात की गई थी कंट्री के अंदर में। तो यहाँ पर बोला गया कि 7.5 लाख करोड़ जो 5 लाख हेक्टेयर जो है एरिया उसको कवर किया जाएगा, 15,000 जो पर हेक्टेयर यहाँ पर लोगों को पैसे दिए जाएंगे भारतीय प्राकृतिक कृषि, अगर इसके हिसाब से लोग काम करेंगे, यानी कि नेचुरल फार्मिंग के हिसाब से काम करेंगे। कोविड-19 के टाइम पर इस नेचुरल फार्मिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आया। उससे पहले तो लोग बातें नहीं कर रहे थे, पर लेकिन इनके द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट है जो नेचुरल फार्मिंग के थे वो लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छे लेवल पर उनको खरीदा गया और इस्तेमाल किया गया। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा यहाँ पर, ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग के बारे में ये बात आप लोग याद रखिएगा। इनिशिएटिव जो है इससे रिलेटेड यहाँ पर ये मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो बहुत सारे ऐसे मिशन है यहाँ पर ये जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में चलाए गए कि कैसे नेचुरल फार्मिंग को हम लोग को लेकर आना है। 5 बेसिक एरिया भी रहते हैं यहाँ पर कि इनके ऊपर काम करना है नेचुरल तरीके से। तो ये भी यहाँ पर एक स्लाइड में आप लोगों के लिए डाल दिए गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके बारे में बात की जाए तो इसने बोला है कि एग्री फूड सिस्टम के तहत यहाँ पर काम किया जाएगा। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात की गई यहाँ पर, अगर हम लोग काम करते हैं तो यानी कि एग्री फूड सिस्टम जो है वो बूस्ट कर सकता है ग्लोबल इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन से, इतना ज़्यादा पावर है इसके अंदर में। तो यहाँ पर कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला कई सारी चीज़ें आउटब्रेक हो गई। इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो फीमेल का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। यानी कि जो जेंडर गैप है अगर बात करें तो क्लोजिंग जेंडर गैप अगर हम लोग खत्म कर देते हैं जो महिलाएं का पार्टिसिपेशन है एग्री फूड सिस्टम के अंदर में, तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ सकती है। और हमारे देश के अंदर में तो बहुत ही आसानी से, क्यों, हमारे देश में खासकर महिलाओं को ढंग से काउंट नहीं किया जाता है, तो इसके ऊपर यहाँ पर ये बातें निकलकर सामने आ रही है। तो जरूरी है महिलाओं का पार्टिसिपेशन, ये बोलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कई बार पहले भी आप लोगों को बताई जा चुकी है, रिवीजन हो जाएगा। रिपोर्ट जरूर याद रखिएगा, जैसे कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड जो फिशरी एंड एक्वाकल्चर यही प्रस्तुत करता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट यही प्रस्तुत करता है, फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन यही प्रस्तुत करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर यही प्रस्तुत करता है, और एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट और इसी के साथ में फूड प्राइस इंडेक्स यही प्रस्तुत करते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करें, हिस्ट्री के बारे में बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे कि दलाई लामा के द्वारा यूएस बोर्न एक मंगोलियन बॉय जो है वो 3rd हाईएस्ट लीडर बनाया गया बुद्धिज्म के अंदर में, जो यहाँ पर चीजें अभी निकल कर आई गई। तिब्बतन बुद्धिज्म, जो कि आप लोगों को पता है चाइना के कंट्रोल में तिब्बतन रीजन रहता है, तो वहां से निकाल कर यहाँ पर ये बेसिकली चीजें स्टार्ट की जा रही हैं। दलाई लामा जो है वो हाईएस्ट एक उपाधि मानी जाती है। तो 14 दलाई लामा जो बोला गया कि करंट दलाई लामा है उनके, जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है। तो उनके द्वारा यहाँ पर 14 जो एक तरीके से यहाँ पर जो बच्चा था उसको यहाँ पर अभी जो यूएस से बोर्न है 3rd हाईएस्ट जो यहाँ पर एक तरीके से लीडर जो बुद्धिज्म के अंदर में उसको बनाने की बात की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ पर यूएस से बोर्न है, कल को कुछ दिक्कत होती है तो यूएस से भी सपोर्ट में आएगा। बुद्धिज्म नॉर्मली हमारे देश से, देखो मैक्सिमम रिलीजन हमारे देश में से ओरिजिनेट माने जाते हैं, ठीक है। तो हमारा देश जो है वो एक ऐसा देश है जिसको लोग अक्सर बोलते हैं कि यार यहाँ से सारे धर्म का एक तरीके से नहीं कहते, एक तरीके से एक उद्गम हुआ है, तो इतनी पवित्र धरती है हमारी। जब हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग जो तिब्बतन बुद्धिज्म जो मेजर स्कूल है, यानी कि अलग अलग थॉट जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इसमें 8th सेंचुरी में थे, यहाँ पर इनका नाम था निंगम्या। नेक्स्ट यहाँ पर 11th सेंचुरी में था, इनका नाम था क्याग्यूक। और नेक्स्ट यहाँ पर साक्या, ये थे यहाँ पर ये 1073 में, और इसी के साथ में यहाँ पर जिनका नाम था गेलुक, ये थे 1409 में। अलग अलग टाइम पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। इसी के साथ में यहाँ पर जनांग स्कूल, ये 12th सेंचुरी में देखने को मिलता है, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और इसी के साथ में स्मॉलेस्ट स्कूल जो यहाँ पर देखने को मिलता है उसको साक्या स्कूल भी यहाँ पर बोलते हैं, कनेक्टेड, अगर आप लोग इसके साथ में इसको देख पाए तो, ठीक है। तो बेसिक है, याद रखिएगा। आसाम के अंदर में यहाँ पर 11,000 डांसर के द्वारा मिलकर बिहू डांस जो है वो यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है बिहू डांस के बारे में, तो बिहू डांस जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी आया है। आसाम के अंदर में यहाँ पर ये परफॉर्मेंस दी गई शानदार तरीके से, तो ये याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट बिहू डांस परफॉर्मेंस या लार्जेस्ट परफॉर्मेंस बाय द फोक म्यूजिशियन, तो यहाँ पर अभी देखने को मिला। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपना ग्रीटिंग भी यहाँ पर दिया गया एक तरीके से, क्योंकि ट्रेडिशनल न्यू ईयर हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे जिस टाइम पर यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। 3000 से भी ज़्यादा जो तमिलियन कम्युनिटी के लोग हैं उनके द्वारा सौराष्ट्र तमिल संगम में पार्टिसिपेट किया गया, जिसकी वजह से न्यूज़ में था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अनाउंस किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140वीं बर्थ एनिवर्सरी, जिसमें मिलकर काम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि हम लोग किस तरीके से देश को कल्चर के पॉइंट ऑफ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसी का ये पार्ट था जो रिसेंटली अभी देखने को मिला। तो तमिल और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात और तमिलनाडु का एक संगम आप लोग बोल सकते हैं। 140वीं बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उस टाइम पर चीज़ों को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो यहाँ पर बिगेस्ट रिलीजियस बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो देखने को मिली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इनोग्रेट किया गया दिल्ली के अंदर में। तो याद रखिएगा नवंबर 2011 में यहाँ पर इसको होस्ट किया गया था ग्लोबल बुद्धिस्ट जो एक तरीके से कांग्रेशन के तौर पर, और अभी यहाँ पर ये कंटिन्यूस चलती हुई आप लोगों को आगे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव आप लोगों को यहाँ पर इस पैटर्न में अभी देखने को मिला यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। एक पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर, बेसिकली एक आप लोगों को केरला के अंदर में दिखाता हूँ। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको प्रिजर्व करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये है बेसिकली त्रिनेली टेम्पल,
600 साल पुराना है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, कई तरह की आप लोगों को पेंटिंग और स्कल्पचर देखने को मिलेगी। उसके चलते यहाँ पर ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, और इसको काशी ऑफ द साउथ भी यहाँ पर बोला जाता है कई बार। तो इसको फिर से प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा याद रखिएगा बस कम से कम। ओके, क्वेश्चन बन जाया करते हैं कई बार। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर में ग्राम दान एक्ट के बारे में बात की गई। भूदान मूवमेंट आप लोगों ने सुना, जो कि विनोबा भावे जी के द्वारा 1951 में स्टार्ट किया गया था, कि जिसके पास में जमीन है ज़्यादा है वो आए और कहीं ना कहीं लोगों को एक तरीके से जमीन दे। पर लेकिन जमीन एक ऐसी चीज़ है जो कि एक स्टेटस माना जाता है, बहुत ही कम ने दी, जिसने भी दी उसने लैंडलेस लेबर को वो जमीन दी जो कि काफ़ी बंजर थी। इसी के साथ में ग्रामदान मूवमेंट चलाया गया। एम था सेल्फ सफिशिएंट विलेज ये क्रिएट करने के लिए, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था। तो हिस्ट्री यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है कि कहां पर चलाया गया और किससे कनेक्टेड है, तो हल्का सा आइडिया कम से कम होना चाहिए आप लोगों को। ओके दोस्तों, ये था आज का टोटल डिस्कशन। कैसा लगा जरूर बताना। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। कंप्लीट लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, फीडबैक जरूर देना, और मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।